अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। जुम्मा मुबारक, नया दिन मुबारक। मैं हूँ महक असलम और मैं हूँ मोहम्मद शुएब। खुशामदीद। इससे पहले कि दिन भर होने वाली जो सरगर्मियां हैं, जो मामलात हैं, उस पर बात करें, सबसे पहले पुरनूर सातों की बात करते हैं, गुजरी शब का जिक्र करते हैं। दुनिया भर के मुसलमान इस फजीलत भरी रात शब मेराज में इबादतों में मशगूल रहे। ये वो रात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र इंसानियत की मेराज बन गया। मक्का से मस्जिद अक्सा और फिर आसमानों की बुलंदियों तक का मुबारक सफ़र। अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खालिक़े कायनात से मुलाकात हुई। जन्नत की उन्होंने सैर की। ये वो रात, ये वो साथ जब हम पर नमाजें फ़र्ज़ हुईं। तो इस रात की जो पुरनूर सातें थीं, इसमें सब ने इबादतें की, सब ने दुआएं मांगी, अपने हालात से मुताल्लिक़, अपने मुल्क से मुताल्लिक़। और ज़ाहिर है जो दिल में दबी ख्वाहिशात होती हैं, जब अल्लाह के सामने उन ख्वाहिशात का जिक्र करते हैं तो अल्लाह सुनता है। रात की किस घड़ी में अल्लाह कितने करीब आके सुन ले, ये तो रब ही जानता है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि इस रात में मुसलमानों पे नमाजें फ़र्ज की गई, इसीलिए नमाज को मोमिन की मेराज भी कहा गया है। ये तो गुज़श्ता रात जिस तरह से मुसलमान सजदे में थे, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा रहे थे, दुआएं मांग रहे थे, तो उसकी बात थी। लेकिन जो आज के मामलात है, ज़रा उन पर भी नज़र डालेंगे। उम्मीद की खुशी किसके हिस्से में आएगी? कौन होगा ऐवाने बाला की कुर्सी पे बराजमान? किसकी ख्वाहिश पूरी होती हुई आज दिखाई देगी? और जनाब कौन है जिसके दावे और वादे दम तोड़ेंगे? कौन है जिसको शिकस्त का सामना होगा? बहुत ज़्यादा पुरुमीद होने के बावजूद अगर हम ये कहें कि सीटें नहीं हैं जनाब, तो ये उम्मीद की किरण क्यों जागी है? चंद घंटों में फैसला हो जाएगा। जुम्मे की नमाज के बाद कागजात जमा होंगे और उसके बाद जो होगा जनाब वोटिंग होगी और फिर 3 बजे के बाद और फिर पता चलेगा जनाब कि कौन है अच्छी समत में और किसको शिकस्त का सामना रहा है। खुफिया वोटिंग होगी तो देखते हैं इस खुफिया रायशुमारी में होता है क्या, कौन बनता है चेयरमैन सेनेट और कौन बनता है डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट। लेट्स सी जनाब, क्योंकि हुकूमत और इत्तेहादियों की सपोर्ट से सादिक संजरानी साहब जो ऑलरेडी चेयरमैन सेनेट हैं, वो फिर से पुरुमीद भी हैं, मैदान में हैं। 47 साथी हैं जनाब उनके इस वक्त सेनेट में, लेकिन वो पुरुमीद बहुत ज़्यादा हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जिनको वोट तो मिला, सेनेटर तो बन गए, उस वक्त नंबर गेम उनके हक में नहीं थी, मुंतखब हुए थे, लेकिन अब नंबर गेम भी हक में है। 51 मेंबर्स उनके साथ हैं, लेकिन चूंकि खुफिया वोटिंग है, और खुफिया वोटिंग में क्या होता है ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, माजी में हम कई बार देख चुके हैं कि बात होती है किसी और की जब वोटिंग होती है और जब नंबर आते हैं तो जीत कोई और। बल्कि यूं कहना चाहिए मैं कि खाने पे बुलाते हैं, चाय पे बुलाते हैं, बड़ा खिलाते हैं, बड़ा पिलाते हैं, लेकिन बाद में वो साथ नहीं। लेकिन देखिए कुछ लोग वाज़े तौर पे ना भी कर देते, जैसे काफलिक वालों ने वाज़े इनकार किया। उन्होंने कहा आप आएँ चाय पिए, लेकिन हमारी तरफ से आप इनकार समझे, हिमायत नहीं करेंगे। हिमायत का यकीन वज़ीर आज़म को दिला चुके हैं हम जनाब। कुछ लोग ऐसा करते हैं, लेकिन ये जो कुछ और लोग हैं वो इस तरफ आ जाते हैं और फिर गेम जो है वो पलट जाती है। इसमें जो हम आगे चलकर जरूर बात करेंगे कि इल्मुल आदाद वाले भाईजान क्या कहते हैं, जो नंबर गेम है उनके हिसाब से जो उनका हिसाब किताब होता है वो किसके हक में जाता दिखाई दे रहा है। 47 का जो आज वो है नंबर, वो आज संजरानी साहब के लिए लकी साबित होता है या नहीं होता, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस पे आगे मजीद डिस्कशन करेंगे। इस्लामी और पाकिस्तानी अक़दार के मुनाफी वीडियोज़ नाकाबिले बर्दाश्त हैं। PTA ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में टिकटॉक पर पाबंदी आयद कर दी है। हम गुज़श्ता जब पाबंदी लगाई गई थी पहले, हम तब भी बात कर रहे थे कि आप ऐसा मवाद डालें कि जो कि अवाम की रहनुमाई करे या उनमें आगाही पैदा करे। वो बात अपनी जगह, लेकिन ऐसे में जिनके मिलियन फॉलोअर्स हैं, जैसे कि जन्नत मिर्जा जिनके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, 13 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके, और अगर हम कहें अच्छा वो अब इन फॉलोअर्स से क्या करेंगी, तो आप मैं उनका मुमकिन जवाब आपको पहले से बता देता हूँ। कहेंगी मैं जापान से बैग वीडियोस बना लेनी है, मैंने कोई मसला ही नहीं। ये मसला है देखिए, लेकिन ये गलत है। अगर पाबंदी लगाई गई है तो यकीनन अब कुछ सोच समझ के लगाई गई होगी। तो जो जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनको थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा, उनको थोड़ा सा खबरदार इसलिए रहना पड़ेगा। वो बहुत होशियार है, अच्छी वीडियोस बनाएं। वो बहुत होशियार हैं, पाबंदी के बावजूद भी कैसे उन्होंने टिकटॉक पर वीडियोस बनाने अपलोड करने हैं वो बड़ा अच्छे से जानते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। कोरोना के बायस मुलतवी होने वाला PSL का मेला जून में फिर से सजेगा। यानी जो महक की टिकट है वो काम आएगी, वो काम आएगी। इन्होंने मुझे दिलवाई थी वो टिकट, अब वो काम आएगी। लेकिन लाहौर वालों के लिए
एक बुरी खबर, जब लाहौर के लिए बुरी खबर में सुनाते हैं मेरा दिल बंद हो जाता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे भाई। गलतियां की उन्होंने वहां पे बायोसिक्योर बबल को तबाह बर्बाद कर दिया वहां पे जनाब। मैचेस नहीं होंगे, मैचेस होंगे कराची में, और हम कराची में हैं तो भाई हम कराची वाले हैं तो हम जाएंगे। और वैसे भी मैं तो ये समझता हूँ कि शायद कराची में ज्यादा चीजें बेहतर हैं अपार्ट फ्रॉम द ट्रैफिक इश्यूज, बट शायद मैनेज ज्यादा बेहतर हो रहा था। दैट इज द रीजन कि यहाँ पर मसाइल नहीं थे। जैसे ही मामलात लाहौर तक जाते हैं फिर वो कुछ तो वो थोड़े से जो है ना लाहौरियों का थोड़ा सा वो लाहौरी पना बाहर आ जाता है और ये कह लेते हैं थोड़े से खराब हो जाता है। ये कह लेते हैं कि बेशक वहाँ पे टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं पंजाब में, यहाँ कम हो रहे हैं, बट स्टिल जो पंजाब में कोविड-19 के नंबर्स हैं वो ज्यादा है। तो जून के पहले हफ्ते में क्राउड क्या देखेगा? ग्रूव मेरा जनाब जून के पहले हफ्ते में मैदान सटेगा और छक्के चौके लगेंगे, बड़ा मजा आएगा। मैं तो जरूर जाऊंगी शेब, आप भी चलेगा? आप भी? बिल्कुल जी, जाहिर है कट्ठे जावांगे। कट्ठे जाएंगे जी। अच्छा जी, आगे खबर यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की कोरोना के महाज पर कामयाबी। पहला कोरोना फ्री इलाका बन गया पूरे पाकिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में एक भी एक्टिव केस अब मौजूद नहीं है। वबा के दौरान 4,959 लोगों को कोरोना हुआ और तकरीबन 98% लोग सेहतयाब हो गए हैं। 103 जाने भी गई हैं, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा मुजाहरा किया है SOPs को फॉलो करने का कि देखें अब वो ऐसा इलाका बन गया कि वहाँ पर एक भी केस। तो हमें गिलगित बल्तिस्तान के लोगों से सीखना चाहिए कि वो एक केस स्टडी के तौर पर पूरे पाकिस्तान को लेना चाहिए, और फिर पाकिस्तान को ज़रा हम ये ज़रूर कहते हैं कि दीगर ममालिक इसको एज केस स्टडी ज़रूर ले सकते हैं, बिकॉज ज़रा पाकिस्तान में कोविड उस तरीके से नहीं फैला जैसे कुछ और ममालिक में फैला, बट इन पाकिस्तान दिस गिलगित बल्तिस्तान यहाँ पर तो जनाब चीज़ें बहुत ज़्यादा मस्बत डायरेक्शन में हमें नजर आई हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि लोगों ने एहतियात भी की। शायद ये फैक्टर भी महज ज़रूर है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की इम्यूनिटी ज्यादा होती है, बड़े स्ट्रांग होते हैं ये लोग। वहाँ पे खाते पीते कुदरती चीजें खाते हैं, प्लस वो यार माउंटेनियस रीजन है, उनका जो एक लाइफस्टाइल होता है वो सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होता, तो बड़े एक्टिव होते हैं वो, बड़े कहना चाहिए कि जानदार लोग होते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं हम कि इम्यूनिटी स्ट्रांग है। वहाँ की जो फजा है ना वो बड़ी आलूदा नहीं है, वो बड़ी अच्छी है वहाँ के लोगों की सेहत के लिए। लेकिन एक चीज अब सेहत के लिए अच्छी नहीं है उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर्स हैं। क्यों भला? जनाब यूट्यूब ने कहा है कि उसके प्लेटफॉर्म पर अकाउंट्स के जरिए कमाई करने वाले गैर अमरीकी अकाउंट होल्डर्स को अब अपनी वीडियो से हासिल होने वाली जो आमदनी है उस पर टैक्स अदा करना होगा। यूट्यूब की जानिब से यूट्यूबर्स को मौसूल होने वाले नोटिस के मुताबिक ये टैक्स उन्हें अमेरिका से मिलने वाले व्यूज पर अदा करना होगा, यानी जो व्यूअर्स अमेरिका के होंगे, जो क्योंकि ज़रा इसका रेट डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से वो टैक्स पे डिडक्ट करेंगे। लेकिन ज़रा इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि आप अपनी सारी टैक्स से मुतालिक इन्फॉर्मेशन वो शेयर करें वरना डिडक्शन शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीडियो को 5,000 व्यूज मिलते हैं जिनमें से 2,000 अमेरिकन व्यूअर्स के हैं, तो उन 2,000 व्यूअर्स की जो कमाई है उस पर टैक्स लगेगा। सिर्फ इतना नहीं बल्कि बयान में खबरदार किया गया कि अगर किसी भी सारिफ ने अपने टैक्स के हवाले से फॉर्म 31 मई तक जमा नहीं करवाया तो गूगल इस सारिफ की आमदनी पर अज खुद 24% टैक्स की कटौती करेगा, क्योंकि इस अकाउंट होल्डर को अमेरिका में मुकीम तस्वर किया जाएगा। और गूगल टैक्स कटौती क्यों कर सकता है, ये भी सवाल है। तो अमेरिकी इंटरनल रेवेन्यू कोड के चैप्टर 3 के तहत टैक्स के हवाले से मालूमात जमा करना, टैक्स कटौती करना और इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज को रिपोर्ट करना गूगल की ही जिम्मेदारी। और यही वजह है कि यूट्यूब ने अपने बयान में वाजे किया है कि अगर आपकी वीडियो को अमेरिका में देखा जा रहा है और आमदनी आपकी वहां से जनरेट हो रही है तो गूगल इस आमदन पर जून 2021 से टैक्स को डिडक्ट करेगा। इसे कहा जाता है विद होल्डिंग टैक्स। अब यहां चंद सवाल पैदा होते हैं, मसलन क्या ये डिडक्शन तमाम यूट्यूबर्स से की जाएगी और अमेरिका से हासिल होने वाले व्यूज पर ही टैक्स क्यों काटा जाएगा? तो यहां ये वाजे करते चलें कि ये टैक्स कटौतियां सिर्फ उन यूट्यूबर से की जाएंगी जिन्हें यूट्यूब वीडियो से आमदन हासिल होती है। ऐसे सारिफीन जिन्हें वीडियो से किसी किस्म की आमदन नहीं होती, जो मोनेटाइज चैनल नहीं है, उन्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बिकॉज यूट्यूबर्स बहुत ज़्यादा मोनेटाइज चैनल कम है और कुछ चैनल्स ऐसे जिनके जो व्यूअर्स हैं वो अमेरिकन नहीं होते, पाकिस्तानी व्यूअर्स होते, तो इसलिए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनरली अमेरिका और दीगर जो यूरोपीय कंट्रीज़ हैं वहाँ से आने वाले ट्रैफिक और इश्तिहारों पर यूट्यूबर्स की ज़्यादा कमाई होती है और रेट डिफरेंट होता है पर व्यू का। ये जो निस्बत है पाकिस्तान और भारत की ट्रैफिक से ज़रा डिफरेंट है। तो ऐसा इसलिए कि अमेरिका और यूरोप में जो मौजूद जो इश्तिहारी कंपनीज़ हैं उनकी मद में ज़्यादा रकम खर्च करते हैं, जबकि पाकिस्तानी कंपनीज़ की जानिब से थोड़े चीप एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो, मैं रेट वाइज कह रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट जो है चलाए जाते हैं। अगर आपकी वीडियो पर 1000 इश्तिहार चलने पर पाकिस्तान से $1 मिलता है तो उसी एक व्यू के बदले में अमेरिका से तकरीबन 3 टाइम्स ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। इसलिए जहां पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को अगरचे पाकिस्तान से ज़्यादा ट्रैफिक मिलती है, यहाँ व्यूअर्स ज़्यादा हैं, यहाँ ज़्यादा देखा जाता है, मगर
अमेरिका और यूरोप से आने वाले ट्रैफिक पर तवज्जो इसलिए ज़्यादा दी जाती है चूंकि वहाँ पर कमाई ज़्यादा होती है, इसलिए हर कोई फोकस ये करता है कि वीडियो जैसी भी हो वो ऐसी ज़रूर हो कि व्यूवर वहाँ का भी हो, उसको भी केटर किया जाए, चूँकि रेट बड़ा डिफरेंट है। तो अमरीकी ट्रैफिक पर आप कितना टैक्स कटेगा, इन तमाम टैक्स कटौतियों का दारोमदार अमेरिका और दीगर ममालिक के जो दरमियान टैक्स के हवाले से मुआहिदे हैं उस पर है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान 1957 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके आर्टिकल 3 के शक 2 के मुताबिक वो पाकिस्तानी कंपनी जिसका दफ्तर अमेरिका में मौजूद नहीं है लेकिन अमेरिका से मुनाफा कमा रही है उस पर टैक्स लागू नहीं होगा। इस मुआहदे के तहत कॉपीराइट और खिदमात की मद में कमाई पर कोई टैक्स लागू नहीं होगा, मगर फिल्म्स और टीवी का जो कंटेंट है उस पर विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। यानी वो पाकिस्तानी यूट्यूबर जो गूगल पर गूगल के जरिए टैक्स से इस्तिस्ना हासिल करना चाहते हैं तो वो अमूमी ट्रैफिक पर टैक्स देने के मजाज नहीं होंगे, लेकिन अगर वो टीवी और फिल्म के कंटेंट पर यूट्यूब पर डालेंगे ये कंटेंट तो 30% टैक्स जनाब देना होगा। आपका यूट्यूब पे चैनल है? बिल्कुल नहीं है। देखिए आप इतनी तफसील में इतना इंटरेस्ट लेके जा रहे हैं क्योंकि परसों जब ईमेल आई मैं तो जितने मेरे दोस्त जो यूट्यूबर्स हैं वो मुझसे डिस्कस कर रहे थे इस बारे में, तो मैंने कहा यार बिल्कुल इस पर तो बात होनी चाहिए फिर, बट ज़ाहिर है ये हमने इससे क्लियर किया है कि किसको डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात यह कि ज़ाहिर है अगर कमा वहाँ से रहे तो बट फिर तो देना बनता है। और देखें अब मुझे लगता है कि बहुत सारे मीडिया पर्सनालिटीज ऐसे जिनकी कमाई का जरिया यूट्यूब चैनल बन गया है। और इसमें एक बात और भी है महक के ये तो भी अमेरिका कर रहा है, यानी जो अमेरिका के व्यूज हैं उस पर टैक्स कटेगा, लेकिन शायद ये एक रास्ता भी दिखाया जा रहा है पाकिस्तान को, टैक्स कटो, कमा रहे हैं कटो टैक्स, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा भी होने वाला है। ऐसा भी होने वाला है और फिर जो यूट्यूबर्स हैं ना उनके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अभी माशाल्लाह जितना भी ज़ाहिर है हम देखते हैं डिजिटल मीडिया में यूट्यूबर्स माशाल्लाह बहुत कमा रहे हैं, वो और बहुत अच्छा कंटेंट हम देखते हैं कि होता है इंफॉर्मेशन के लिए, आपके घरेलू मामलात के लिए, क्योंकि मैं तो बड़े घरेलू टोटकों के वाले लास्ट टोटका कौन सा देखे? चलें आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये मैं आपको ना ब्रेक में बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां जारी हैं। कौमी जोशो जज्बे और उमंगों की तर्जुमानी के लिए ISPR ने कुछ रोज पहले एक कौम एक मंजिल पाकिस्तान है के प्रोमो जारी किया था। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने 22 फरवरी को यौम पाकिस्तान परेड के इनकाद का ऐलान किया था। ठीक है जी, एक कौम एक अज़्म, जबरदस्त, वन नेशन वन डेस्टिनी, ये प्रोमो जारी किया गया। अच्छा जी, ये तो हम बात करें 23 मार्च पे होने वाली परेड से मुताल्लिक, लेकिन आगे बढ़ते हैं और इस वक्त पाकिस्तान के हालात क्या हैं कोविड को लेकर। कोविड की थर्ड वेव उसमें हम देख रहे हैं थोड़ी सी तेज़ी आ रही है, ग्राफ ऊपर जा रहा है। लास्ट 24 आवर्स केसेस जो हैं वो बढ़े हैं, 2701 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो प्लीज़ एहतियात करें, बाहर जब निकले हैं तो मास्क पहने, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक मास्क आपने पहनना है, सैनिटाइजर छोटा सा लेके अपने बैग में आप रख लें, पॉकेट में रख लें, आप उसको इस्तेमाल करें। ये आपके लिए, आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है। हमने देखा कि जब पहली वेव थी उसमें हमने देखा कि उसके लास्ट में बड़ा अच्छा कंट्रोल किया ना, शाबाश भी दी, दुनिया भर ने तारीफ की। तो जनाब अभी भी ऐसा ही करें। आगे बढ़ते हैं। मारूफ शायर हबीब जालिब ने अपने कलम की ताकत से जाबिर हुक्मरानों के खिलाफ आवाज़ उठाई। हक गोई का अलम बुलंद करने वाले इस शायर को तो दुनिया से रुखसत हुए 28 बरस बीत गए, लेकिन उनका कलाम आज भी इनकलाबियों की आवाज़ है। और जब हम बात करते हैं हबीब जालिब की, तो सिस्टम से किस तरह से उन्होंने डेविएट किया, किस तरह अपने कलम की ताकत से बताया कि सिस्टम को कैसे आप डीरेल होने से बचा सकते हैं। सिस्टम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना बहुत मुश्किल होता है, ये मुश्किल काम उन्होंने किया। जब बात हम सिस्टम की करते हैं तो सिस्टम का ही हिस्सा होता है पॉलिटिक्स, और जब बात हम पॉलिटिक्स की करते हैं तो आज हमारे इस पॉलिटिकल सिस्टम में क्या हो रहा है, जिसकी खराबियों से मुताल्लिक हम बात तो करते हैं, लेकिन जब ठीक करने की कोशिश की जाती है तो जिन्होंने ठीक करनी है वही थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। ऐसे में फिर हबीब जालिब कि ये जो कलम की ताकत है वो हमें महसूस होती है कि वो होनी चाहिए। तो आज सेनेट का जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है, ज़ाहिर सिस्टम की कुछ मसाइल हैं, कुछ खराबियां हैं, तभी तो ये इतना मार्का ऐसा हो जाता है कि फिर नंबर गेम कुछ होता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि मार्का कोई और मार जाता है। आज पूरा दिन ट्रांसमिशन होगी क्योंकि 3 बजे जो है वो इंतखाब होना है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, लेकिन हम इसको जो आगाज़ कर रहे हैं वो हम हबीब जालिब की वो जो कलम की ताकत का जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ उन पर एक रिपोर्ट तैयार की मोहम्मद कुर्बान ने। पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं।
जो 10 करोड़ हैं जेल का निचोड़ हैं। 15 बरस की उम्र में सुखनवरी के मैदान में कदम रखने वाले हबीब जालिब ने इब्तिदा में तो रवायती अशआर ही कहे, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने गमे जाना और हिजरो फराक को मौजूए सुखन बनाना तर्क कर दिया और अपनी शायरी के जरिए वक्त के आमरों को ललकारा। इनकलाबी शायर ने ऐसे दौर में हक की सदा की जब वतने अजीज पर आमरियत ने कब्जा जमा रखा था। जालिब ने वो बात की कि जो इंसान को कहनी चाहिए, जो एक तख्लीककार को करना चाहिए, जो एक तख्लीककार को लिखना चाहिए। हबीब जालिब ने रोमानवी शायरी को जो तो जुल्म और जबर के खिलाफ उन्होंने ये कलम उठाया। हमारे साथ शेख साहब मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शेख साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग। आज बड़ा दिन है सियासत के लिए, पाकिस्तानी सियासत के हवाले से चेयरमैन सेनेट, डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट दौड़ लगी हुई है 2 कुर्सियों के इर्द गिर्द। मुझे ये बताएं कि नंबर कम है, उसके बावजूद हुकूमत बड़ी पुरुम्मीद है सादिक संजरानी साहब को लेके, क्या वजह है? देखिए, एक तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं और फिर ऐसा यकीन है कि संजरानी जो है बलूचिस्तान के और फाटा के लोगों का बड़ा असर है और अपने टाइम वो पुरुम्मीद है कि एक तो वोट वो भी इनको भी मिल जाएंगे। तो इस तरह गवर्नमेंट तो वाकई पुरुम्मीद है, आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि आज जीत जाएंगे और आगे दिलों के हाल अल्लाह को पता है, अल्लाह गैर का इल्म जानता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ठीक, शेख साहब, हमने देखा था कि जरदारी साहब ने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि मैं बलूचिस्तान के जंगलों से एक शख्स को ले आया जिसको मैंने एक बुर्ज बना दिया सियासत का बहुत बड़ा। तो मुझे ये बताएं कि संजरानी साहब पे इतना एतमाद और जो यूसुफ रजा गिलानी उस पर जरदारी साहब को बहुत ज़्यादा एतमाद है। हमने देखा शिबली फराजी कह रहे हैं कि हर हरबा आजमाएंगे, वो हरबे ज़रा बता दें कौन से होंगे? देखिए, ये तो शिबली बता सकते हैं, मोरे बदलते रहते हैं। कल उस पार्टी संजरानी को लेके आई, आज पीसीआई लेके आई। तो ऐसा होता है ऐसे कामों में, तो मैं क्या कहूँ, बताएं। सुबह 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 दिल की बात करते हैं। शेख साहब, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में, लेकिन इन्हीं कामों में पैसा भी चला है, आज भी चलेगा। आज का तो पता नहीं, पिछले में तो आसिफ जरदारी ने बहुत पैसा लगाया, बहुत रेट हाइक कर दिया। अगर संजरानी साहब आज जीत जाते हैं तो फिर वो भी यही कहेंगे सर। जाहिर है, इस मुल्क में तो हम काउंसलर लेवल से यही सुनते आ रहे हैं, ये कोई पहली बारी नहीं है, सारी जिंदगी में यही सुना है। इसीलिए इमरान खान कह रहा था कि ओपन बैलेट कर लिया जाए ताकि खरीदो फरोख्त खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ठीक, शेख साहब, जो मरियम नवाज ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कुछ सेनेटर्स को कॉल्स आएंगे और धमकाया गया कि वोट्स जो है वो संजरानी साहब को दें, वो कहते हैं कुछ कॉल्स रिकॉर्ड भी की गई हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? पता नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि मुझे तो ये हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल इनके चेहरे पे बड़ी मायूसी थी। अच्छा, ये पहले पुरबाज थे, इस तरह कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो कोई बिल्कुल ही पीछे, पता नहीं सीमेंट की ईंटें थी, और सीमेंट की तो नहीं होती वो ईंटें जो, और उनके चेहरे उतरे हुए थे। ऐसे नजर आ रहा है कि ये हारने जा रहे हैं शाम तक। अच्छा शेख साहब, वैसे लास्ट टाइम जब गिलानी साहब और अब्दुल हफीज शेख साहब आमने सामने थे तब भी यही कहा जा रहा था हुकूमत की जान से कि चेहरे उतरे हुए हैं। अल्लाह खैर करे। आज मुझे ये बताएं कि ये जो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को पेशकश हुई थी, ये वाकई मजाक के तौर पर हुई थी या संजीदगी में उन्हें कहा गया था? किया होगा जी परवेज खान ने, कैसे इमरान खान के जी किसी सूरत में इमरान खान ये सोच नहीं रखते, ना रखते थे, बस वो परवेज खटक ने बादशाह आदमी ऐसी मजाक में लोगों ने उसको सीरियसली। ठीक, शेख साहब, ज़ाहिर है यूसुफ रजा गिलानी साहब को जिन MNAs ने वोट दिया, कुछ आपके भी थे, और वो जो आप कहते हैं बार बार, आप ही ने ज़ाहिर सबसे पहले कहा कि वो नाम मालूम है, इमरान खान सबको मालूम है। शेख साहब, सवाल तो ये कि वो नाम अगर मालूम है तो वो नाम सामने लाए क्यों नहीं जाते, बताया क्यों नहीं जाता? लाएगा वक्त आने पे खान साहब। कल इमरान खान ने खुद कहा, जो मीटिंग थी शाम को, उसने खुद कहा कि मेरे पास जो नाम है वक्त आने पर मैं उनके बारे में फैसला करूं। ठीक, अच्छा शेख साहब, आप एक मीटिंग की बात करें, मैं भी इशाइया से मुतालिक पूछना चाह रहा हूँ कि खबर ये आई सर कि जो इशाइया दिया गया उसमें परवेज खटक साहब ने सेनेटर से कहा कि कुरान पर हलफ
उठाओ कि कल संजरानी को ही वोट दोगे, और कुछ ने, कुछ प्रोमिनेंट लोगों ने इनकार किया कि हम कुरान पर हल्फ नहीं उठाएंगे। ऐसा मामला हुआ सर? मैंने अखबार में खबर पढ़ी है, परवेज खटक साहब को आप फोन करके पूछने हैं, ऐसे ही मुझे लड़ाऊ हैं उससे आप लावजही। प्रेडिक्शन वैसे शेख साहब आपकी क्या है? आपको भी लग रहा है कि नंबर गेम ना होने के बावजूद भी आराम से जीत जाएंगे दोनों सीट्स? जीत जाएंगे थोड़े वोटों से। थोड़े वोटों से सर? ये थोड़े कितने थोड़े हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा दिल कह रहा है आज जीत जाएंगे। ये सिर्फ दिल की आवाज है? हाँ, दिल की आवाज। और अगर जीत जाते हैं शेख साहब, और फिर ये ऑपोजिशन इल्ज़ाम आयद करती है कॉल्स वाली बात को भी लेकर, और वो कहते हैं कि जो पैसा चला है और हुकूमत ने पैसा चलाया, वो शिबली फराज साहब की बात भी करते हैं। उन्होंने कहा था कि नाइस गेम बहुत हो गई है, अब जैसे तुम वैसे हम, तो फिर क्या कहेंगे? देखिए, उनके पास भी कहने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास भी ये सारा निजाम ही जो है सेनेट के इलेक्शन में बड़ी ठीक है शेख साहब, बड़ा बेहद इमेज शुक्रिया। तबाह किया, बड़ा इमेज पर शेख साहब, पहली दफा तबाह नहीं हुआ। बिल्कुल शेख साहब, बस एक लास्ट कमेंट कीजिएगा शेख साहब। ये कैसा सिस्टम है कि जिसमें ये मालूम ही नहीं होता कौन साथ खड़ा है और कौन साथ नहीं खड़ा? ठीक है, आप भी कहते हैं, इमरान खान साहब भी बार बार कहते हैं कि ओपन वोटिंग होनी चाहिए ताकि ये बाजार ही खत्म हो जाए, जो मंडियां लगती हैं वो लगे ही ना। लेकिन शेख साहब, इससे तबाही तो अवाम की है, इससे तबाही तो पाकिस्तान की है, कि जो आपके सामने आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें वोट दूंगा, लेकिन पीठ में छुरा घूम देता है। सर, इससे तो सिस्टम हमारा डीरेल हो रहा है, इससे तो फिर अवाम का कोई फायदा हो नहीं रहा। देखें, ये इतना शोर इसलिए मच रहा है कि मीडिया बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़ा मीडिया है। हम जब काउंसलरों के इलेक्शन लड़ते थे तो उस वक्त भी लोग पिटते थे। मैं खुद मेयर का कैंडिडेट एक वोट से आ रहा, हालांकि मैं सबको ज़ियारतों पे लेके गया और घुमाया फिराया, और मेरे वोट ज्यादा थे 6-7, तो अंदर गया तो एक वोट से हार गया। तो उस वक्त शोर नहीं पड़ा, बस एक सिंगल कॉलम खबर थी। सही। अब क्योंकि मीडिया इतना है, सुबह से शुरू होता है, 24 घंटे टीवी चलना भी कोई बहुत बड़ा काम है जी। किस तरह मैनेज करते हैं आप लोग, आपको दाद देनी पड़ती है। थैंक यू शेख साहब, थैंक यू सो वेरी मच। साथ मौजूद थे आप आज, आप भी पर उम्मीद हैं जस्ट लाइक पीटीआई कि जीत पीटीआई की होगी, जीत संजरानी साहब की होगी। तो लेट्स सी आज 3 बजे होता है क्या। लेकिन जैसा शेख साहब ने कहा कि उन्होंने भी एक खबर देखी, तो वो खबर ये है जनाब कि पीटीआई के सेनेटर्स को गुज़श्ता रात दिया गया इशाया, इसमें बदमज़गी हुई। परवेज खटक साहब ने कहा कि कुरान मजीद पर हलफ दें कि कल वोट पीटीआई के उम्मीदवारों को देंगे, जिस पर कई अरकान ने नाराजगी का इजहार किया। तफसीलात जान लेते हैं अब्बास शबीर से। अब्बास, बताएगा क्या मामला है ये? देखिए, रात को बिल्कुल पंजाब हाउस में जो पीटीआई के सेनेटर्स के एजाज में इशाइया दिया गया था, उसमें थोड़ी सी बदमज़गी उस वक्त हुई जब परवेज खटक ने कहा कि कुरान पर हलफ दें, कल पीटीआई को वोट आप देंगे। परवेज खटक की बात पर अली जफर और फौजिया अरशद नाराज हुई और फौरन सेनेटर ने बोला कि ऐसे मामला में मजहबी मामला को ना लाया जाए। सेनेटर अनवार काकर और सरफराज बुख्ती भी इस हवाले से नाराज हुए और उन्होंने कहा कि खटक साहब, जिसने वोट नहीं देना वो कुरान पर हलफ के बाद भी नहीं देगा। जिस बात पर कुछ सेनेटर्स जो है वो खाना छोड़कर भी चले गए। शोएब, इसमें अहम बात यह है कि अभी जो नौ मुंतखब सेनेटर हैं, एजाज चौधरी, कुछ देर पहले हमने उनसे बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा है कि बिल्कुल कुछ लोगों ने कुरान पे हलफ दिया और कुछ लोगों ने कुरान पे हलफ नहीं दिया। जब मैंने उनको पूछा जिन्होंने हलफ दिया है वो वोट देंगे या नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा कि कुरान पे हलफ लेने वाले भी वोट देंगे और जिन्होंने हलफ दिया वो भी वोट नहीं देंगे, तो वो भी वोट देंगे, तो इसलिए हम आसानी कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, तो अब्बास, ये जो नाराज अरकान थे ये क्या कह रहे थे, क्या मौकिफ रख रहे थे कि कुरान मजीद को इस तरह के मामलात के दरमियान में लाने पर उन्होंने नाराजगी का इजहार किया है? कहा था कि आप कुरान पाक में हलफ दें, जिस पर बहुत से सेनेटर्स ने ये कहा कि मजहबी मामलात को बीच में ना लाया जाए। हमारी कमिटमेंट ऑलरेडी पीटीआई के साथ है, अगर हम हलफ नहीं भी देंगे कुरान पे, उसके बावजूद भी हम वोट देंगे, तो इसलिए आप फिक्र ना करें। हर किसी की अपनी राय होती है। ये शाइया आजम स्वाति साहब की तरफ से कल रात को पंजाब हाउस में दिया गया था, जिसमें तमाम सेनेटर्स ने
शिरकत की, लेकिन मुत्तफका तौर पर सबने ये फैसला किया कि वोट जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट साबित कंजरानी और मिर्जा आफरीदी को ही दिया जाएगा। यानी वो नाराज हो गए ना कि आप उनकी सिंसेरिटी पे शक कर रहे हैं। जब कह दिए तो बस कह दिए। फिर शहबाज, बेहद शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। तो जनाब, आज होने वाले इंतखाबात और देखते हैं कि किसके हक में फैसला आएगा। हमारे साथ मौजूद है कंवल शोजिब साहिबा, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। कंवल साहिबा, आपकी जानिब आती मुझे ये बताएगा कि ये जो सबसे पहले तो ये वो मामला कि कुरान मजीद पे हाथ रख के हलफ उठाएं, अब ये डिग्रेड नहीं कर रहे जो वो लोग हैं? पहले ही बता चुके हैं कि अच्छा हम हिमायत करेंगे खान साहब की, उनकी सिंसेरिटी पे शक नहीं कर रहे ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह बखैर। आपने सुबह सुबह जो है ना नंबर्स की गेम स्टार्ट कर दी है। आज पूरा दिन होना ही ये है। आप शेख साहब से सवाल कर रहे थे नंबर्स का। हाँ। तो मुझे क्योंकि नंबर्स याद भी बड़े रहते हैं और मेरी इंटरेस्ट भी बहुत होता है, तो मैं आपको पूरी नंबर गेम अगर इजाजत देंगे तो अभी समझा दूंगी, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे। और जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है इतने अरसे से कि नंबर्स नहीं होते और नंबर्स मिल जाते हैं, और कल आपको याद होगा कि एस्टेब्लिशमेंट पे बड़ी चढ़ाई की नून लीग ने। मैं जरा चाह रही हूँ कि मुझे इजाजत दे तो ये 2-3 पॉइंट्स मैं क्विकली इनको क्लियर कर दूं। इजाजत है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल कमल, प्लीज डू दैट। अच्छा, देखें, सबसे पहले तो ये जो आपने मेरे से सवाल किया मामला आपने ठीक कहा है। असल में होता ये कि मेंबर्स जो हैं वो जिनकी बहुत ज्यादा कमिटमेंट होती है और जिनकी नहीं होती, दोनों ही माइंड कर जाते हैं अगर इस किस्म की कोई बात करें। तो इसलिए उन्होंने अपनी जगह ठीक बात की कि जब दूध वो क्या कहते हैं छाछ का, वो दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो उस हिसाब से खटक साहब ने तो ठीक बात की थी। लेकिन आगे जिन्होंने जो सेनेटर्स है, ज़ाहिर है सारे काबिल एहतराम है, तो कई लोग इस चीज़ को बिल्कुल माइंड करते हैं कि आप हमारी सिंसेरिटी पे या कमिटमेंट पे बिल्कुल शक ना करें। तो इसलिए जो भी है बहरहाल उसको आप एक साइड पे रखें। वो इस वक्त मैटर जो करता है वो ये नंबर्स हैं। मेरे पास नोटिफिकेशन पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, मैं आपको भी भेज देती हूँ, वो जरा आप चला दीजिए। उसमें 2018 में कितने तादाद थी हर पार्टी के पास, कितनी अब है, वो कंप्लीट उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उस नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर आप देखें तो सेनेट में पीपल्स पार्टी के पास 20 है, पीएमएलएन के पास 18 है, जेयूआईएफ के पास 5 है, एएनपी के पास 2 है, एनपी के पास 2 है, पीके मैप के पास 1 है और बीएनपी मेंगल के पास 1 है, विच मेक्स देम 49। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाए जमाते पर, जो हुकूमती जमाते और उनके एलाइज है। पीटीआई के पास 26, 1 एक और आ गए तो 27 है, बीएपी के पास 13, एमक्यूएम के पास 3 है, पीएमएलक्यू के पास 1 है, जीडीए के पास 1 है, और विच मेक्स देम 44। इंडिपेंडेंट 6 थे, जिसमें से 4 फाटा के थे, 2 बलोचिस्तान के थे, और उसमें से भी फाटा में से 3 हमारे पास आ गए हैं और बलोचिस्तान की 2 सीट्स में से 1 हमारे पास आ गए हैं। तो नंबर गेम्स पे अगर आप जाएंगे तो 49 मैंने आपको बताए थे इनके पास अपनी जो अपोजिशन की जमातें। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से एक भगोड़े सेनेटर है जो साबिक इनके वजीर खजाना है, जिनका नाम इसहाक डार साहब है, तो उनकी सीट सस्पेंडेड है। और इसी तरीके से 1-2 सेनेटर, मैं नाम उनका बहरहाल लेना नहीं चाह रही थी लेकिन ले लेती हूँ, कि दिलावर साहब है जो मुस्लिम लीग नून की टिकट पे लड़े जरूर थे लेकिन उस वक्त वो टिकट ओपन हो गया था। बहुत सारे सेनेटर जिन्होंने 2018 में इलेक्शन लड़ा था, उस वक्त क्योंकि नवाज शरीफ साहब नाअहल हो गए थे, तो मुस्लिम लीग नून की टिकट का जो निशान या टिकट है वो ओपन कर दी गई थी, तो उनकी हैसियत एक इंडिपेंडेंट वोटर्स की बन गई थी या सेनेटर्स की बन गई थी। तो उनमें से दिलावर साहब है जिन्होंने लास्ट टाइम भी सादिक संजरानी साहब को वोट दिया था और इस दफा भी उन्होंने कहा है कि मैं इन्हीं को ही वोट दूंगा। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो नंबर गेम जो है वो बिल्कुल बराबर ही जारी है। उसके अलावा जमाते इस्लामी ने मना कर दिया है कि वो वोट नहीं डाल रहे। तो इस वक्त हाउस में जो लोग वोट कास्ट करने वाले समेत इंडिपेंडेंट्स के, वो 98 सेनेटर्स बनते हैं और 98 सेनेटर्स में से क्लियर जो बंदा 50 या 51 सेनेट के लिए वोट लेगा वो ही जीतेगा। अगर बराबर या ब्रेक इवन पे आ गया, दोबारा पोलिंग करनी पड़ेगी
और अगर दोबारा पोलिंग में भी नंबर्स डिसाइड नहीं हुए तो सादिक संजरानी साहब एज चेयरमैन सेनेट कंटिन्यू करेंगे। कमल, कहीं यही तो नहीं होने वाला आज? यही तो नहीं होने वाला आज? देखिए 226 आइन का आर्टिकल वोट को इज्जत दो के साथ साथ वोट की जो सैंक्टिटी और वोट की जो सीक्रेटसी है जिसको इन सब ने मिलकर बड़ा जबरदस्त तरीके से कंटिन्यू कराया है, उसके मुताबिक मैं कुछ नहीं आपको बता सकती। अच्छा, मैं सिर्फ आपको इतना बता सकती हूँ कि सेनेटर बनने के लिए और सेनेटर्स का एक चेयरमैन सेनेट को वोट देने के लिए दो तरह से कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई होता है। लोअर हाउस जिससे मेरा ताल्लुक है, जहां पे मेंबर नेशनल असेंबली होते हैं, वो जिस तरीकेकार से इलेक्शन लड़ के आते हैं वो बाउंड होते हैं कि जिस टिकट पे वो आए हैं इलेक्शन लड़ के, वो उसी टिकट होल्डर यानी अपने हाउस का जो मेन हेड है उसको जाके वोट अगर नहीं करते, जैसे आपने देखा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आइन के आर्टिकल 63 का क्लॉज 2 का पैराग्राफ नंबर 2 ये कहता है कि ऐसे लोगों को पार्टी के हेड जो है वो डी सीट कर सकते हैं। और ये आइन का आर्टिकल 18वीं तरमीम में इन्हीं पार्टीज ने बनाया था और चेयरमैन को ये पावर्स दी थी। दूसरी बात, जो फ्लोर क्रॉसिंग और जो हॉर्स ट्रेडिंग सेनेट के इलेक्शन में यानी सेनेटर इलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो रूल्स चेयरमैन सेनेट पे अप्लाई नहीं होते। ओके, आई होप आई एम क्लियर। यस यू आर। इसी वजह से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो 23वीं शिक थी उसमें इन्होंने सेनेट के इलेक्शन का नाम डाला था, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन का नाम नहीं डाला था, इसलिए कि चेयरमैन सेनेट कभी एक पार्टी से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेके बन ही नहीं सकता। उसके लिए आपको 3 टर्म्स कंटिन्यूस चाहिए और कम से कम आपके 55 सेनेटर होने चाहिए हाउस में। तो इस हिसाब से जो चेयरमैन सेनेट होता है वो मखलूत उम्मीदवार होता है और बहुत सारी पार्टीज या बहुत सारे मिलकर बनाते हैं, जितने मेंबरान है वो मिलकर उसको नॉमिनेट करते हैं। बिल्कुल ठीक इसी वजह से लास्ट टाइम बिलावल साहब के फेवरेट उम्मीदवार जो थे वो सादिक संजरानी वो साहब कहते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया। वो कमल, वो तो ये कहते हैं कि उन्होंने धोखा दे दिया। उस वक्त उन्होंने कहा था पीपल्स पार्टी में शरीक हो जाएंगे। एक जरदारी सबसे भारी, सब पे भारी, जिनकी तिजोरियां भी सबसे भारी, जिनके गिव अवेज भी सबसे भारी, वो इतने आराम से धोखा खा गए। बलोचिस्तान की हुकूमत उन्होंने नून लीग की गिराई थी और सादिक संजरानी साहब को रजा रब्बानी पे प्रेफरेंस दी थी। बिल्कुल, आखिर कोई तो वजह थी, इतने भोले और सीधे वो नहीं है। लेकिन तो मैं आई होप आई एम क्लियर, अगर सेनेट में जो सेनेट के कस्टोडियन आप बनाते हैं चेयरमैन, उसको वोट्स देते हैं सेनेटर यानी उन्हीं का एक कोलीग उसी हाउस में से, वो ना हॉर्स ट्रेडिंग में आता है ना फ्लोर क्रॉसिंग में आता है। ठीक है कमल, ये पॉइंट आ गया। ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है। ठीक है कमल, पॉइंट आ गया। मुझे ये बताएं, देखिए ये एज ए डेमोक्रेट हमारा फर्ज है कि हम लोगों को एजुकेट करें कि इलेक्शंस होते किस प्रोसेस से और किस चीज की क्या डेफिनेशन है। बस एक बात मुझे बता दें कि वो जो मुस्तरद शुदा वोटों वाला मामला उठा था, क्या वो यहां पर भी हो सकता है? यानी मुझे एक्सप्लेन कर दें कि आज क्या है, 1 लिखना है कि टिक लगाना है, और क्या आज भी कोई वोट मुस्तरद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जहां सीक्रेट बैलेटिंग होती है वहां पे वोट मुस्तरद हो सकता है और कई लोग हो सकता है कि वोट डालना ना चाह रहे हो जिस पार्टी के साथ वो बैठे हुए हो। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जब अनट्रेसेबल है वोट यानी सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेसी को कैसे आप मेंटेन करेंगे? मैंने क्योंकि लास्ट जो इलेक्शन हुआ आपको शायद याद है, मैंने बाद में डेमो भी दिया। मैंने सारे वोट्स की जो काउंटिंग हो रही थी तो मैं पोलिंग एजेंट थी, मैं वहां खड़ी हुई थी। आप किसी भी पेपर को देख के जिसपे 1 लिखा हुआ है या टिक लगा हुआ है या कुछ भी है, आप नहीं बता सकते कि ये कौन लगा के गया अनलेस एंड अनटिल आपने वहां पे कोई टेम्परिंग ना करवाई हो। बिल्कुल ठीक है। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज विजिलेंट होगा और जिस तरीके से उन्होंने वोटिंग करवाई है कि एक स्टैंप पेपर वो चेक करते थे कि डला या नहीं डला, तो आई होप कि ये आइडेंटिफाइबल बैलेट्स नहीं होंगे, ये सीक्रेट बैलेट्स ही होंगे और किसी का भी नहीं मालूम होगा कि किसने किसको वोट डाला है। तो हर कोई अपनी जमीर का वोट डालेगा या कोई और वोट डालेगा, लेकिन किसी का वोट जाया ना हो, क्योंकि एक वोट भी आज एक वोट गलत दावा होगा। कमल, एक वोट भी डिसाइसिव हो सकता है और आपका कोई वोट जाया ना हो जाए, तो इसलिए भरपूर तरीके से बताया गया है अपने तमाम सेनेटर्स को कि भैया तरीकेकार ये है।
देखिए शोएब, मेरा ताल्लुक था लोअर हाउस तक। ओके। अपर हाउस पे मेरे पर जलते हैं, मैंने वहां सारी मेहनत की थी मेंबर नेशनल असेंबली के साथ। अब सेनेटर्स ने खुद वोट देना है और मैं सेनेट की क्योंकि रुकन नहीं हूं, तो उनकी अपनी आपस में जो ट्रेनिंग हुई है या जो जिन्होंने एक दूसरे को बताया, यकीनन बताया होगा जी। मगर मैंने उनके साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा। सेनेट के इलेक्शन में मेरा डायरेक्ट कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। अच्छा कमल, एक और चीज बता दें, जब हमने देखा था संजरानी साहब को ला रहे थे तो पीटीआई ने सपोर्ट किया था पीपल्स पार्टी को, और आज पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पेज पे हैं, तो ये ना हो कि पहले भी पीपल्स पार्टी का सिक्का चला था संजरानी साहब को पहले लाने में, आज भी यूसुफ रजा गिलानी को लाने में पीपल्स पार्टी का सिक्का चल जाए, ऐसा माहौल तो नहीं बन जाएगा? देखिए यूसुफ रजा गिलानी को मैं अपना पूरा फर्ज समझती हूँ यहाँ बताना कि अगर एक करप्ट इंसान जिस पे इतने चार्जेस हैं, जो एक इलेक्शन चोरी करके आया है, अफसोसनाक होगा कि अगर वो उनको लोग जाके इस तरह वोट दे रहे हैं और उनको बड़ा फखरिया पेशकश कर रहे हैं। पीडीएम का अगर उम्मीदवार है तो वैसे इसी तरह का ही हो सकता है। मैं क्योंकि उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एज ए पटिशनर गई हुई हूँ और हमारी प्रेयर यही थी कि इनको ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, इसलिए इनका नोटिफिकेशन भी इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जमहूरियत के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा होगा कि एक शख्स नीचे से खरीद के इलेक्शन लोअर हाउस में मेंबर्स को खरीद के मैनिपुलेशन करके, और ओपनली हर बंदा बता रहा था 12 वोट खरीद लिए, 14 एमएनएस को मिल लिया है, हमारा टिकट चल गया। मरियम साहिबा फरमा रही थी, जरदारी साहब ने कहा 20 लोगों उनको अरेंज कर लिया है, और अली गिलानी उनके बेटे की सारी वीडियो सामने आ गई कि कैसे वो लोगों को इंड्यूसमेंट करते रहे, कैसे ऑफर्स करते रहे और कैसे उनको पैसे लगाते रहे। तो मैं नहीं समझती कि ये कोई एक अच्छा कैंडिडेट है। ये 22 करोड़ अवाम की हार होगी अगर एक हार चोर जो है वो यहाँ पे सेनेट का चेयरमैन बनेगा, क्योंकि बिकने वाले चेयरमैन सेनेट कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, और इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट चेयरमैन सेनेट जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट। बिल्कुल ठीक है कमल, लेकिन वो सारी तनकीद अपनी जगह, वो सारी तनकीद अपनी जगह, लेकिन जो बिक गए वो चौकीदार जिन्होंने ताला खुद तोड़ के रास्ता दिखा दिया घर में घुसने का, उनके हवाले से क्या ख्याल है? आपके एमएनएज हैं जो बिके हैं, जो आप लोग जब ये कहते हैं धड़ल्ले से कि पैसा चला है तो बिके, फिर आपके एमएनएज हैं जिनके नाम इमरान खान साहब का मालूम है, लेकिन आप लोग वो नाम सामने नहीं ला रहे, आप छुपा रहे हैं। देखिए शोएब, मैं आपको बताऊं, आप व्हाइट कॉलर क्राइम या जो इस तरीके से कोई ट्रांजैक्शंस हुई हुई हो उसको ट्रेस करना और उसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है। हम किसी भी 16 नाम बेशक प्राइम मिनिस्टर के पास शायद आ गए हो, लेकिन जब तक अब उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं होगा, आप कैसे किसी को यानी आपको नहीं पता, यानी कमल आप लोगों को नहीं पता कौन है? मेरी बात सुने, जिसने चोरी करवाई है, जिसने पैसे भरे, वो तो दनाते हुए कहते रहे, लेकिन जिसने पैसा लिया उसके बारे में आपको नहीं पता। 5 करोड़ ले लो, 6 करोड़ ले लो, जिसने पैसा लिया उसके बारे में नहीं पता पीटीआई को। क्या कह रहे? जिन्होंने पैसा लिया उनके हवाले से क्या आप लोगों को नहीं मालूम? मैं ये कह रही हूँ कि अगर मालूम भी होगा तो आपको पहले प्रॉपर इंक्वायरी करके और उसके बाद प्रूफ करना पड़ेगा कि इन्होंने पैसे लिए तो किस किस चैनल से लिए। तो हमारी इस्तदाद ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से 2 मार्च को ठीक है कि अगर इस तरह का इलेक्शन होने जा रहा है तो काइंडली आप इंटरवीन करें। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पर जिम्मेदारी थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी थी। बिल्कुल ठीक है, ज़ाहिर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन को ही जिम्मेदारी दी थी कि इसको इंश्योर करना उनकी ही जिम्मेदारी। थैंक यू वेरी मच कमल, मौजूद थी आप और इससे हमसे गुफ्तगू कर रही थी। लेट्स सी आज होता है क्या, लेकिन जिस तरह नंबर गेम को एक्सप्लेन किया है, एक वोट डिसाइसिव हो सकता है। विल डिस्कस दिस लेटर, बट अभी ब्रेक का वक्त हुआ है। चेयरमैन सेनेट और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट की कुर्सी के लिए आज जंग है। देखना यह है कि हुकूमत कम नंबर्स के बावजूद क्या मार्का मारने में कामयाब हो जाएगी, या फिर हम ये सोचें कि जैसे शिबली फराज साहब ने कहा था कि हर हरबा आजमाया जाएगा, तो वो हर हरबा कौन सा होगा या उस हर हरबे पे हुकूमत कामयाब हो जाएगी या नहीं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह साहब ने। राना साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, जो मरियम नवाज ने गुज़श्ता रोज ट्वीट किया था कि कई सेनेटर्स को संजरानी साहब को वोट देने के लिए कॉल्स आ रही हैं, कितने लीगी सेनेटर्स को कॉल्स आई हैं और क्या फॉलो किया गया है कि कॉल्स कहां से आई थी, किसने की थी, कौन था वो? देखें, जो कॉल्स आती हैं वो तो यानी नंबर जो है वो
ट्रेसेबल नहीं होता। लेकिन रिकॉर्ड किए हैं कॉल्स आप लोगों ने? यानी नॉन आइडेंटिटी नंबर से कॉल्स आती हैं और वो लोग भी अपनी जो है वो शनाख्त डिस्क्लोज़ नहीं करते और गुफ्तगू उनकी यही होती है कि वो लोगों को उनके मामलात से मुतल्लक धमकाते हैं कि जी आपका फलां मामला भी है, ये भी हो जाएगा, आपको वो भी हो जाएगा, तो आप इस तरह से ना करें, उस तरह से ना करें, ये करें। तो वो जिन सेनेटर्स को कॉल्स आई हैं उन्होंने अपनी पार्टी लीडरशिप को आगाह किया है, तो उसके मुताबिक मरीम नवाज साहबा ने जो बात की है वो उन्होंने दुरुस्त बात की है। बाकी जहाँ तक नाम डिस्क्लोज़ करने की बात है तो उस बारे में पार्टी फैसला करेगी। शायद उनमें से कुछ लोगों की जो कॉल्स हैं उनका डाटा जो है वो मीडिया को फराहम कर दिया जाए, लेकिन ये फैसला पार्टी लेवल पे होगा कि आया उन लोगों के नाम डिस्क्लोज़ करने हैं या नहीं करने, या जो हमारी एप्रीहेंशन है या हमारी असेसमेंट है कि ये कौन लोग हैं और किस तरफ से हैं, उसको हमने किस हद तक डिस्क्लोज़ करना है या नहीं करना। नहीं राणा साहब, अगर आपकी पार्टी डिसाइड कर भी लेती है कि मीडिया को वो नाम देना, सर उससे भी काम होगा नहीं, क्योंकि ये मामलात अगर ऐसे हैं तो फिर आप लोगों को इलेक्शन कमीशन जाना होगा, तरीक़ेकार को फॉलो करना होगा। सर मुझे ये बताइएगा कि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि इस सारे सियासी माहौल में, इन सारे इंतखाबात में नून लीग को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा सारा है वो पीपल्स पार्टी को होता चला जा रहा है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी जीत के आप चेयरमैन सेनेट के लिए उम्मीदवार भी वही हैं। सर ये हो क्या रहा है? फ़ायदा सारा पीपल्स पार्टी उठा रही है? नहीं, इसमें ये जो है वो इस तरह की इनफरादी सोच जो है वो किसी भी इत्तेहाद में जो है वो नहीं रखी जाती और ना रखी जानी चाहिए। ये फैसला पीडीएम का है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब एक मुनासिब उम्मीदवार थे जिनको आपने नाअहल कराया था। इस बैकग्राउंड में नहीं किया गया कि वो पार्टी किससे तल्लुक़ रखते हैं। वो मुल्क के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं, एक अच्छी रिप्यूट के मालिक थे, लोगों के साथ उनका एक अपना ज़ाती तल्लुक़ वास्ता, एक जो एक पर्सनैलिटी इम्प्रेशन होता है तो वो उनका बड़ा अच्छा था। और ये पीडीएम का फैसला था, वो पीडीएम के कैंडिडेट थे, तो इसमें कोई फ़ायदे और नुकसान वाली बात जो है वो ना हमने इससे पहले देखी है ना अब देखेंगे। हम एक इत्तेहाद में शामिल हैं और उस इत्तेहाद की जो पॉलिसी होगी उसको जो है वो पेश नज़र रखा जाएगा। और दूसरा ये है कि जिस मामले में नाकामी जो है वो हुकूमत की हो या इस सिलेक्टेड टोले की हो तो उसके तो बेनिफिशरी जो है वो सबसे बड़े बेनिफिशरी हम हैं। तो लेकिन हम इस तरह से इस चीज़ को सोचते नहीं है। फ़ायदा सबका है, पूरी कौम का है, क्योंकि ये अजाब जो है वो सिर्फ हम अकेलों पे नहीं पूरी कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत है। वैसे राना साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी की पर्सनालिटी की आप बात करें, उस पर्सनालिटी पे नून लीग के जो बयानात हैं वो भी हमें याद है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो वोट आप कह रहे हैं कि वोट आज गिलानी साहब को मिलेंगे, जो पहले एतमाद का कहा जा रहा था कि वज़ीर आज़म पर इजहार नहीं होगा, गिलानी साहब पे होगा, वो तो चले गिलानी साहब को वोट मिल गए, उन्होंने ले लिए, लेकिन उसके बाद वज़ीर आज़म ने भी एतमाद का वोट हासिल कर लिया। अगर अब सेनेट में चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब में भी पीडीएम यानी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को शिकस्त हो जाती है तो फिर अदम एतमाद किस पर हुआ? और अगर आपके अरकान ही आपको वोट नहीं देते, वो कॉल्स आ जाने से फिसल जाते हैं, रुख बदल लेते हैं, तो फिर क्या होगा? अगला स्टेप आप लोगों का क्या होगा? देखिए, जो अदम एतमाद होना था वो वज़ीर आज़म पे हो चुका। हुकूमत की हवा उखड़ चुकी, हुकूमत के पाँव उखड़ चुके। अब ये नहीं दोबारा जो है वो ज़मीन पे लगेंगे। आप ये देखेंगे आने वाले दिनों में ये मिथ जो है ये हमने कम और गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट के जो तर्जमान हैं उन्होंने ज़्यादा बनाई थी कि ये इलेक्शन जो है ये फ़ैसला करेगा कि हुकूमत की क्या पोजीशन है। ये इलेक्शन फ़ैसला करेगा कि वज़ीर आज़म जो है वो कितने पॉपुलर और कितनी उनकी पॉलिसियाँ जो है वो कामयाब हैं। वो फ़ैसला हो गया। उनके अपने लोगों ने 16 लोगों ने, यानी वो टोटल 4 वोट की अक्सरियत से जो है वो वज़ीर आज़म बने थे और 4 वोट की अक्सरियत से उन्होंने इत्मीनान का वोट लिया है। जबकि 16 नंबर है जो वो ख़ुद कह रहे हैं कि जी 16 लोग जो हैं वो हमारे बिके हैं। तो फिर अब क्या ये बकौल उनके है, हम नहीं कहते।
तो क्या वो जो बिके हुए लोग हैं जिनको वो बेज़मीर कहते हैं, तो ये अब फिर ज़मीर का फिर एतमाद तो नहीं लिया उन्होंने, फिर बेज़मीरा एतमाद उन्होंने जो है वो हासिल किया है, क्योंकि उसमें वो 16 लोग जो है वो शामिल थे। तो इसलिए अब इन हथकंडों से या इन चीज़ों से वो जो एक डैमेज हो चुका है उसको जो है वो कवर नहीं किया जा सकेगा। राणा साहब, लेकिन इस मामले को हम यूं भी तो देख सकते हैं कि अगर उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को वोट मिला और वो भी MNAs जो PTI के थे उन्होंने दिया, अगर एतमाद इमरान खान साहब पर ना होता तो फिर उस खातून उम्मीदवार को भी वोट ना मिलता, वो भी हार जाती, लेकिन वो जीती। उसके बाद इमरान खान साहब ने वोट लेकर दिखाया, एतमाद का इजहार उन्होंने उन पर हुआ। लेकिन सर एक बात समझ से बालातर है, क्योंकि ये हो नहीं सकता सर कि अगर आप जीत जाएं, आपका उम्मीदवार जीत जाए तो आप लोग नारा बुलंद करें कि हक और सच की फतह हो गई, और अगर हुकूमत जीत जाए तो फिर आप कहें कॉल आई थी, डराया धमकाया गया था, इसलिए ये मामला ऐसे हो गया। सर ये हो नहीं सकता, ये मुमकिन नहीं है कि अगर आप ये कहें कि जब उनका बंदा जीत जाए तो इदारों की सपोर्ट से जीता है, लेकिन अगर आप जीत जाएं तो फिर आप कहें कि नहीं इदारों के बगैर हुआ है और बिल्कुल फ्री एंड फेयर हुआ है। सर ये हो नहीं सकता। वो जीते हैं तो इदारों की सपोर्ट के साथ और आप जीते तो इदारों के बगैर। सर ये हो नहीं सकता। देखें, बात ये है कि जब एक कोशिश होती है तो वो ज़रूरी तो नहीं कि हर बार वो कोशिश जो है वो कामयाब हो। तो जब हम है ही हक पे तो फिर हमारी जीत जो है वो हक पे है, और जब वो हैं ही गलत तो उनकी जीत फिर गलत है। तो किसको नहीं मालूम कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो क्या हुआ, किसको नहीं मालूम कि बाद में जो है वो इस्टेब्लिशमेंट और खुफिया अदारे जो हैं वो क्या करते रहे हैं। अब भी जो हो रहा है सारी दुनिया को मालूम है, ज़बानी ज़द आम है, तो इसमें कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है। हम हक पे हैं, इसलिए जो बात हमारी होगी वही हक और सच होगी। जो लोगों के वोटों के साथ जो है वो हेरा फेरी करके और अवामी मैंडेट तब्दील करके जो है वो ऊपर से इक़्तिदार आए हैं। अब डस्का में उन्होंने क्या किया? ठीक है राणा साहब, इलेक्शन के ठीक है। मत साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आप कहते हैं हक और सच की फतह होती है और आप कहते हैं कि आप हक पर हैं, लेकिन इस पर एक छोटी सी तनकीद फिर लोग ये भी करते हैं कि अब इदारे सपोर्ट करते हैं, तो माजी में जब आप लोग प्राइम मिनिस्टर थे तो फिर क्या हुआ था? वैसे शोएब ये बड़ा मुश्किल है पाकिस्तान में अपनी हार को एक्सेप्ट करना, किसी के भी लिए। जो हार जाता है वो कहता है धांधली। यानी वैसे ब्रेक का वक्त हुआ, वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। चंद रोज पहले महक गई थी सीवीओ और ये बड़ा हैरान होकर वापस आई थी कि जहां पर होता था कचरा वहां पर लग रहे थे पौधे, वो हो रहा था ग्रीन। वो एक पैच था, लेकिन उसके मुस्तकबिल से मुतालिक क्या मामला था? उसके मुस्तकबिल से मुतालिक ये मामला था कि सिंध हुकूमत ने कचरे के ढेर हटाकर क्लिफ्टन में बीच के बराबर की जमीन पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबा शुरू किया है। वहाँ कितने पौधे लगाए गए हैं, इस वक्त वहाँ क्या कुछ हो गया, क्योंकि जब मैं गई थी तो सिर्फ एक हिस्सा था, बाकी हिस्सा गुंजान था, और मुझे उम्मीद दिलाई गई थी कि जनाब बाकी हिस्से में भी सरसब्ज़ो शादाब पौधे आ जाएंगे, सब्जा आ जाएगा। तो समा के नुमाइंदे सादिक संजरानी इस वक्त तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के साथ, संजय साधवानी ज़ाहिर है इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। हाँ, बिल्कुल। तो हम चलते हैं उनकी जानिब जो मुर्तज़ा वहाब साहब से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी संजय। जंगल में मंगल तो हम सब ने सुना था, लेकिन मंगल में जंगल होना एक अजीब बात है। लेकिन सिंध हुकूमत ये कर रही है। अर्बन फॉरेस्ट के मंसूबे के तहत कराची में ये मंसूबा बनाया है सिंध हुकूमत ने। किस तरह ये मंसूबा पाया तकमील होगा, कितनी लागत आएगी, क्लिफ्टन में कितने दरख्त लगाए जाएंगे, क्या मुश्किलात हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर साहब, किस तरह ये मंसूबा कामयाब होगा, कितने दरख्त आप यहाँ पर लगा रहे हैं? मैं समझता हूँ मंसूबा तो कामयाब होना शुरू हो गया है। आज आप मेरे साथ यहाँ पर आए हैं और जो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर पौधे प्लांट किए गए थे, अब आप देख सकते हैं कि उन पौधों ने
फल भी थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दिया, उसके पत्ते आने शुरू हो गए, तो जो हरियाली वाला इम्पैक्ट है वो आना शुरू हो गया है। लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ा सफ़र है जो सिंध गवर्नमेंट ने अपने प्राइवेट पार्टनर्स के साथ स्टार्ट किया है, लेकिन अभी इब्तिदा है ये, इसमें बहुत सारा और काम होना बाकी है। मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने बड़ी जाफशानी के साथ काम किया, मसूद लोहार साहब और उनकी टीम ने, हमारे डीसी साउथ और डीएमसी साउथ की टीम ने, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने, सब ने मिल के इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया था। और आज आप देख सकते हैं कि एक अच्छा इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह अगर लोगों ने रोड़े नहीं अटकाए इस प्रोजेक्ट के अंदर, अगर बिला वास्ता तंग नहीं किया, तो इंशाल्लाह एक खूबसूरत तोहफ़ा कराची वालों के लिए ये अर्बन फॉरेस्ट की शक्ल में होगा और एक्चुअली जंगल में मंगल होगा। अच्छा सर, कितने दरख्त यहाँ पर आप लगा रहे हैं, किस किस्म के दरख्त यहाँ पर लगाए जा रहे हैं? देखिए, इकसाम तो बहुत सारी हैं, बट जो लोकल इंडिजिनस जो हमारे वेदर को सूट करते हैं उन दरख्तों को प्लांट किया जा रहा है। मैं नंबर आपको दूंगा, फिर जब वो नंबर पूरा नहीं होगा तो आप मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देंगे। ज़मीन का भी कोई तनाज़ा है? केपीटी कह रही है कि ये ज़मीन हमारी है, वो अदालत में भी गए हैं, इस सारे सूरत हाल से कैसे निपटें? मैं समझता हूँ तनाज़ा नीयत का है। केपीटी की शायद नीयत यही है कि वो सिंध हुकूमत की, सिंध की आवाम की जो मिल्कियत है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी चाइना कटिंग करती रहे। सिंध की हुकूमत की, सिंध की आवाम का इंटरेस्ट ये, उसकी नीयत ये कि हमारी जो ज़मीन है उसको हमारे बेहतरीन वसीतर मफाद में इस्तेमाल किया जाए। ये जिस जगह हम खड़े हुए हैं, यहाँ पर टनों कचरा था, टनों मन कचरा था। ऑल द वे आप आगे तक जाएंगे, आप मेरे साथ आए थे, बल्कि जिस ज़माने में क्लीन कराची मुहिम अली दीदी साहब ने स्टार्ट की थी, तो उस ज़माने वो लोग अपना कचरा यहाँ डंप करते थे, जो नालों से कचरा निकालते थे वो वहाँ डंप किया जाता था। तो हम तो नेक काम कर रहे हैं कि उस कचरे को निकाल के, इस वक्त जिस जगह पर हम खड़े हैं ये एक पहाड़ है और ये उसी कचरे से पहाड़ को क्रिएट किया गया, लैंडस्केपिंग की गई है। तो हम तो एक चीज़ जो कि तबाही का शिकार थी, उस चीज़ को ठीक करने जा रहे हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं और एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली इनिशिएटिव है। इस काम को तो मैं समझता हूँ अली दीदी साहब जैसे लोगों को हमारी मदद करनी चाहिए थी, हमें आके कहना चाहिए था आप बताएं कि हम आपको कितने और पौधे प्रोवाइड करें, केपीटी आपका साथ देगी। लेकिन उन्हें एक मिल्कियत का तनाज़ा स्टार्ट कर दिया। अदालत में इस चीज़ का हम जवाब देंगे, हम बड़े क्लियर हैं इस चीज़ के ऊपर। ये सिंध हुकूमत की, सिंध की आवाम की, सिंध सूबे की मिल्कियत है जहाँ पर आप खड़े हुए हैं। या आप पीछे पार्क देख सकते हैं, ये केपीटी का पार्क नहीं है, ये केएमसी का पार्क है, सिटी गवर्नमेंट का पार्क है, सिंध हुकूमत का पार्क है। उस तरफ आप देख सकते हैं पार्क, वो भी केएमसी ने, सिटी गवर्नमेंट ने, सिंध हुकूमत ने बनाया था। ये ज़मीन हमारी है। ये खाम में उस ज़मीन को पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए केपीटी शायद अब इस्तेमाल करने की कोशिश करिए, बट वी आर वेरी क्लियर, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक हमारी प्रॉपर्टी, और इंशाल्लाह ये सिंध की आवाम के बेहतरीन मफाद में जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है इसी तरीके से जारी सारी रहेगा। तो ये थी संजय साधवानी के साथ गुफ्तगू। अब बात करेंगे सादिक संजरानी और यूसुफ रजा गिलानी की। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात की बात हो रही है, बड़े ऐवान की बड़ी नशिस्तों का फैसला होगा आज। तो जनाब हुकूमत की तरफ से सादिक संजरानी और अपोजिशन की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ दोनों को ही अपनी जीत का यकीन है। ये जीत का यकीन क्यों है और जीत का यकीन कैसे कर लिया, कौन से हरबे आजमाए जाएंगे, क्या इस दफ़ा फिर से पैसा चलेगा या फिर अब मामला कुछ और होगा? लेट्स सी जनाब होता है क्या आज। लेकिन नंबर गेम क्या बता रही है इस मुकाबले से मुतालिक? तगड़ा मुकाबला है। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बड़े ऐवान पर हुक्मरानी की जंग का फाइनल राउंड, हुकूमती और अपोजिशन उम्मीदवार लाइन अप। चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमत के सादिक संजरानी और पीडी यूसुफ रजा गिलानी आमने सामने। डिप्टी चेयरमैन की नशिस्त पर हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा अफरीदी का मुकाबला मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी करेंगे। चारों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी हासिल कर लिए गए। सादिक संजरानी को यकीन कि वही फिर चेयरमैन का ओहदा संभालेंगे। हमने इसमें काफी मेहनत की है, जो लास्ट 3 इयर्स हमने गुजारे, तो हम इंशाल्लाह आगे भी यही काम करेंगे। सूबों के दरमियान अमांगी का किरदार अदा करेंगे। मिर्जा अफरीदी भी अपनी नामजदगी पर खुश, जीत की उम्मीद भी लगा ली। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फाटक के साथ एक कमिटमेंट थी, वो पूरी कर दी और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे फाटक के अवाम को ये खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये जीतेंगे। यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि चेयरमैन सेनेट के गुज़िश्ता इलेक्शन में 15 अपोजिशन अरकान दूसरी तरफ चले गए थे, मगर इस बार आसान नहीं होगा और मार्का हम ही मारेंगे।
देखें, हमने उसके बेसिस, तजर्बे की बेसिस पे हमने इंतजाम किया है। इंशाल्लाह कल मैं जीतूंगा। किसकी उम्मीदें पूरी होती हैं और किसके दावे दम तोड़ जाएंगे, मैदान सजने और नतीजा आने में अब ज्यादा देर नहीं। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। सरप्राइज देगा आज कौन, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन यही सवाल सादिक संजरानी साहब से हुआ कि क्या आप सरप्राइज देंगे। क्या था उनका जवाब, सुनिए। सरप्राइज दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करम तो लगता है कि बड़ा मैच है, ये बात इतराफ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा आज। ठीक होगा इंशाल्लाह। सरप्राइज देंगे, अल्लाह करम। संजरानी साहब आज सरप्राइज दे रहे हैं तो इंशाल्लाह ठीक होगा, अल्लाह करम। तो लगता है कि बड़ा मैच है, ये बात इतराफ करते हैं कि बड़ा सख्त मैच होगा आज। ठीक होगा इंशाल्लाह। सरप्राइज देंगे, अल्लाह करम। तो जनाब संजरानी ये कह रहे हैं कि अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करे, भाई दोनों पे करम करे। जबकि पीपी रहनुमा की भी हम बात करेंगे। और जब हमने देखा कि सहाफ़ी ने सादिक संजरानी से सवाल किया तो बड़े पॉजिटिव से नज़र आए। और जो सियासतदान हैं, जो बड़े और मंझे हुए सियासतदान हैं, उनके लिए यही कहा जाता है कि ऐसी सिचुएशन में वो पॉजिटिव रह के अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू ये मैसेज दे रहे हैं कि जनाब हम पुरउम्मीद हैं। और जैसे कि हमने देखा कि संजरानी साहब की हिमायत का बहुत सारे लोगों ने दावा किया। शुएब, इससे ये भी जाहिर होता है कि बहुत सारे लोग संजरानी साहब के गुजरे हुए वक्त को या जिस तरह से उन्होंने सेनेट को संभाला उस पर एतमाद भी करते हैं। ये भी बड़ी एक चीज़ मैटर करती है। लेट्स सी जनाब होता है क्या। एनीवेज, आज हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि माहिर फल्कियात इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनका इल्म इससे मुताल्लिक क्या बताता है। कनान चौधरी साहब ने इस सख्त मुकाबले की पेशगोई कर दी है। वो कहते हैं नंबर्स दोनों उम्मीदवारों के हक में है। नंबर्स गेम जो है वो ये बताती है कि थोड़ा सा मार्जिन ही सही, लेकिन सादिक संजरानी साहब के हक में है। क्या कहा, सुनिए। पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो पीपल्स पार्टी अपने लकी टाइम पीरियड में एंटर हो चुकी है दिसंबर 2020 के बाद से। जबकि तहरीक इंसाफ की अगर बात करूं तो तहरीक इंसाफ जो है वो आने वाले टाइम पीरियड में अपने लकी टाइम पीरियड में एंटर हो जाएंगी। नंबर्स यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी फेवर दे रहे हैं, सादिक संजरानी साहब को भी फेवर दे रहे हैं। तो ये काफ़ी टफ कंपटीशन देखने में मिल सकता है। 3 बजे का आज का टाइम रखा गया है वोटिंग का, जो कि दोनों को फेवर दे रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी करीब का कंपटीशन होगा। ज़्यादा बड़ा डिफरेंस मुझे वोटों में नज़र नहीं आ रहा। लिटिल सा नंबर्स का जो एज है वो सादिक संजरानी साहब की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी का एज जो है वो इमरान खान साहब की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, उनको जो नंबर गेम है संजरानी साहब के हक में जाता नजर आ रहा है। संजरानी साहब खुद क्या कहते हैं कि अल्लाह करम करेगा, सब अच्छा हो जाएगा। वो बार बार यही बात कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव वो भी लग रहे हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि खान साहब ने जितने भी इजलास बुलाए या खान साहब ने जितने भी मीटिंग्स की, उसमें उन्होंने यही कहा कि ठीक है, पहले जो होना था हो गया, लेकिन अब जो होगा उस पर ध्यान देना है। तो भैया आप जरा एहतियात के साथ टिकिया, काटा, क्रोज जो भी आपने वंशन लिखना है वो आप ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि आज का पेपर हुआ है कि अब कोई गलती हुई ना तो खान साहब से पैंटी लगनी है। एक सेनेटर का वोट भी अगर मुस्तरद होगा तो मामलात बड़े खराब हो जाएंगे। एनीवेज जी, जब हम बात करें सादिक संजरानी साहब की, जिन्होंने पहले भी सरप्राइज दिया ही था एक तरह से कि जाहिर है उन्होंने अपनी मफामत से कह लूँ या उन पर एतमाद की बात कर लूँ कि एतमाद था उन पर। दैट इज़ द रीज़न कि जब वो चेयरमैन बने थे उनको वोट मिला था, उसके बाद एतमाद का वोट भी वो जब अदम एतमाद का मामला आया है तो उन पर एतमाद का ये देखें कि वो उन्हें लेकर आए जरदारी साहब, उन्होंने जरदारी साहब से चीज़ें सीखी और फिर वही उन्होंने एक्शन रिप्ले कर दिया कि जब उन्हें हिमायत हुई पीटीआई की तो वहाँ पे शिकस्त होगी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो अदम एतमाद वाला जो मामला था उस पे आके जरदारी साहब ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हम बलूचिस्तान के जंगलों से एक ऐसे शख्स को ले जिसने हमने सियासत का एक बहुत बड़ा जो है वो पुल बनाया और उसने हमारे साथ क्या किया उस सब के सामने। खैर हमारी तो जनाब खैर है, हुकूमत अपनी फिक्र करे, ये हम नहीं कह रहे। लीगी रहनुमा मुसद्दिक मलिक का ऐवान इक़्तिदार वालों पर तंज, वो कह रहे हैं कि हुकूमत को अपने लोगों को मजीद कुछ घंटे बंद रखना पड़ेगा। अगर उन्हें बंद नहीं करेंगे और गाड़ियां इधर उधर नहीं करेंगे तो कहीं उनके वोट ही इधर उधर ना हो जाएं। क्या कहा ये भी सुनिए। कल में हुकूमत को तो थोड़े दिन बंद ही रखना पड़ेगा, कुछ घंटे तो अभी और बंद रखना पड़ेगा। अगर नहीं उनको बंद करेंगे और गाड़ियां आगे पीछे नहीं करेंगे तो कहीं मुझे लगता है कि उनके वोट भी आगे पीछे ना हो जाए। तो आपके सेनेटर पूरे थे रात? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेरी गुड। क्या तो हुआ?
इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे, अल्लाह करम करेगा। सवाल जिससे भी हो कि जीतेगा कौन, क्या आप जीत पाएंगे, क्या आप पुरुमीद हैं, तो जवाब मिलता है इंशाल्लाह जीतेंगे तो हम पुरुमीद हैं। और ये भी कहा जाता है कि हमारे साथी जो है ना हमारे ही साथ खड़े हैं, तो क्योंकि खुफिया वोटिंग है, जो साथ खड़े हैं, जो साथ खाते हैं, जो साथ बैठते हैं, क्या वो वाकई साथ निभाएंगे, क्या वो वाकई साथ देंगे, या कि मामला कुछ मुख्तलिफ हो जाएगा। चूंकि माजी में भी ऐसा कई बार हुआ है जनाब, चाय भी साथ पी थी, साथ बैठे भी थे, वादा भी किया था वोट देंगे, लेकिन वादा वफा ना हुआ। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए ना। शेब कैसी बातें करते हैं बच्चों वाली, कौन सा वादा वफा होता है, मुझे ये बताएं। लेकिन अब वही बात है कि मेरा वादा है आपसे वो वफा करूंगा, टिकट लेकर दूंगा और मैच दिखाऊंगा। और बताएं। मैं भी संजरानी साहब की तरह कहूंगी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। खैर, जिस तरह से संजरानी साहब कह रहे हैं इंशाल्लाह, उसी तरह से मुसद्दिक मलिक भी कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हम जीतेंगे। अब इस जीत में देखना ये कि जो इल्ज़ाम तराशियाँ होती हैं, जो ज़ुबानें इस्तेमाल की जाती हैं, मेरी दुआ यही है और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस दफ़ा वो जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ऐसी ज़ुबान या ऐसी बातें की जाए जो कि एक अच्छा इम्पैक्ट छोड़े। यूसुफ रज़ा गिलानी भी जीत के लिए पुरुमीद है। वो कह रहे हैं कि हमारे वोट ज़्यादा हैं। क्या मजीद कहना था गिलानी साहब का, आपको सुनवाते हैं। सर क्या समझते हैं आज के दिन? सर इधर देखिए, हम तो जीते हुए हैं, अब तो बाकी पीछे से आपको सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अददी लिहाज के साथ हमारे वोट ज़्यादा है। रात को कहते हैं कि कुरान पाक में हलफ भी हो रहे थे, रात को कॉलें भी हो रही थी, रात को और भी बहुत सारे मामलात हो रहे थे, तो बड़ी रात थी जी कल की बड़ी। अच्छा, तो बड़ी रात को यही हो रहा था। सिर्फ इतना बता दें सर, काउंटिंग किस तरह पूरी कर रहे हैं आप सर? काउंटिंग फिगर्स के अंदर अगर देखें तो आप लोग जीत चुके हैं, लेकिन वो दावा कर रहे हैं कि उनके पास भी काउंटिंग पूरी है। उनको ऐसा ही कहना चाहिए, ठीक है, वरना तो यही भाग जाएंगे। सर, कल आपने रात को कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट के बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो रात के बाद अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट आपको नजर आई? रात को मैं जल्दी सो गया था। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। मैं सिर्फ एक जुमला उनको दोहराता हूं, जब वो कहते हैं कि अददी लिहाज से हमें सपोर्ट मिल रही है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शायद भूल गए कि जब अददी लिहाज से सपोर्ट नहीं मिल रही थी तब भी वो जीते थे। तो इस पर ना जाइए, क्या हो जाएगा ये वक्त बताएगा। एनीवेज, पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब ने पोलिंग बूथ में कैमरा लगाए जाने का बड़ा दावा किया है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, चूंकि उन्होंने कहा है कि उन्होंने खुद और मुसद्दिक मलिक साहब ने वो खुफिया कैमरा लगा देखा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोखर का पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने का दावा कि कैमरा वहां पर लगा हुआ है। वो कहते हैं कि उन्होंने खुद भी देखा और मुसद्दिक मलिक साहब ने भी देखा कि वहां पर खुफिया कैमरा लगा। मेरा सवाल इतना है, वो खुफिया था तो नजर कैसे आ गया? देखिए ना, ये तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज ने मुबैना कैमरे की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर, जिस पे उन्होंने ये तस्वीर शेयर की और वो लिख रहे हैं कि हमने ये कैमरा खुद देखा है। मैंने और मुसद्दिक मलिक ने खुफिया कैमरा लगा देखा, लेकिन शेब वही आप वाली बात कि इन्होंने कैसे देख लिया अगर ये खुफिया कैमरा था। पीपी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर का पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने का दावा, और ये उन्होंने पिक्चर भी ट्विटर पर शेयर की है। और उन्होंने ये पिक्चर शेयर करते हुए लिखा है कि मैंने और मुसद्दिक मलिक ने खुफिया कैमरा लगा देखा। और ये तस्वीर भी वो उन्होंने शेयर करके जो है ये बता दिया है कि जनाब एक कैमरा लगा हुआ है। अब इस पर बहुत सारे सवाल भी उठ सकते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो सकती है और इस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन भी बैठ सकती है। और ये भी सवाल यहाँ पर बनता है महक के पोलिंग बूथ में इस वक्त जाना क्या ये अलाउ है या कि ये अलाउ नहीं है? चूंकि ज़ाहिर अभी पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, क्या इस तरह पोलिंग बूथ में जा सकते हैं, क्या देख सकते हैं? अगर देखिए शुएब, हम ये भी कह दें कि पोलिंग का अमल शुरू नहीं हुआ या पोलिंग का अमल, अगर हम ये कहें कि बाज़ इत्तलात ये थी कि शायद 10 बजे शुरू हो जाए, लेकिन मुस्तफ़ा नवाज ने जो ये सवाल उठाया है या जो ये पॉइंट उठाया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि इस तरह जिन लोगों ने इंतजामात किए या जिन लोगों ने तैयारियां की, उनके इंतजामात पे सवाल उठ सकता है कि जब खुफिया वोटिंग है तो इस खुफिया वोटिंग में इस कैमरे का क्या काम है? तो अक्सर हम देखते हैं जब हम ATM यूज़ करने जाते हैं तो तब भी कहा जाता है कि हो सकता है खुफिया कैमरा लगा हो और आपका डाटा रिकॉर्ड हो जाए, तो उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हाथ ऊपर रख के हम पासवर्ड जो है वो लगाते हैं। तो आज भी लगता है इन सेनेटर्स को यही करना पड़ेगा कि जिसने कोई इधर उधर करना है काम, वो ये कर सके। एनीवेज, सेनेट का इजलास इस वक्त आगाज उसका हो चुका है। आपको बराह रास्त हम वहां पर लेकर चलते हैं। या अय्युहा
وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظीम। इरशाद रब्बानी है, खुदा तुमको हुक्म देता है कि अमानत वालों की अमानतें उनके हवाले कर दिया करो और जब लोगों में फ़ैसला करने लगो तो इंसाफ से फ़ैसला किया करो। खुदा तुम्हें बहुत खूब नसीहत करता है, बेशक खुदा सुनता और देखता है। मोमिनों, खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करो और जो तुम में से साहिब हुकूमत हैं उनकी भी। और अगर किसी बात में तुम में इख्तिलाफ़ वाक़ हो तो अगर खुदा और रोज़ आखिरत पर ईमान रखते हो तो उसमें खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तरफ लौट आओ, यही आपके लिए आसान है। शुक्रिया। अस्सलाम। सेनेट का इजलास शुरू हो गया है। कुरान पाक की तलावत से आगाज़ किया गया है। आज होने वाले सेनेट इजलास में 48 नौ मुंतखब अरकान सेनेट से हल्फ उठाएंगे और मनाजिर हमने आपको दिखाए हैं। इसी पर बात करेंगे। अब्बास हमारे साथ मौजूद है। अब्बास, कहिएगा, सेनेट का बाकायदा इजलास शुरू हो गया है और हमने देखा कि इससे पहले अपोजिशन अपनी नशिस्तों पर खड़ी हुई है और वो जो कैमरे वाला मामला था उस पर एहतजाज भी किया है। ज़रा डिटेल्स बताइएगा। तलावत कुरान पाक से सेनेट इजलास शुरू हुआ है। ओथ सेरेमनी होगी, घंटियां बजाई गई तमाम अराकीन को सेनेट हाउस के अंदर आने के लिए। लेकिन सबसे अहम नुक्ता अपोजिशन की तरफ से उठाया गया सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दक मलिक की तरफ से कि जो पोलिंग बूथ लगा है वहां पर स्पाई कैमरा लगा है। कुछ तस्वीर भी हमें मौसूल हुई हैं जिसके मुताबिक ये देखा जा सकता है कि स्पाई कैम है जो कि क्लेम किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोकर और मुसद्दिक मलिक की तरफ से कि ये पोलिंग बूथ के अंदर लगा था जिसको हमने उठाया है। ताहम इस वक्त कौमी असम्बली का हम देख सकते हैं कि इजलास शुरू हो चुका है तिलावत कुरान पाक से। अब जो नए सेनेटर्स, नए मुकीन इस हाउस के आए हैं वो हलफ उठाएंगे और दोबारा से ये इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा और 2:30 बजे दोबारा से चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। आज इस सेनेट के ऐवान में काफी गहमा गहमी हमें नजर आ रही है। गवर्नर सिंध अभी अपनी फैमिली के साथ है, फैसल सब्जवारी भी अपनी मिसेस के साथ है, यूसुफ रजा गिलानी का माहौल है। एक बड़ा इंतखाब है, एक बड़ा मार्का है यूसुफ रजा गिलानी और हुकूमती उम्मीदवार साजिद संजरानी के दरमियान, जबकि डिप्टी चेयरमैन के लिए गफूर हैदरी और मिर्जा आफरीदी मद्द मुकाबिल है। ऑपोजिशन दावा कर रही है और हम ये इस मार्के में कामयाब होंगे, जबकि हुकूमत का ये दावा है कि आज साजिद संजरानी कामयाब होंगे क्योंकि साजिद संजरानी का अपना बड़ा ताल्लुक है। 3 साल उन्होंने हाउस बहुत ऐसे तरीके से चलाया है, बलूचिस्तान से उनको सपोर्ट है और जो पीडीएम में शामिल जमातें हैं वो भी पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुई है जो कि आज सादिक संजरानी को वोट डालेंगी। तो ऑपोजिशन एक तरफ दावा कर रही है अपनी कामयाबी का और हुकूमत आज पूरे एतमाद है, उनको यकीन है कि सादिक संजरानी जीतेंगे। और जैसा कि तमाम अराकीन ने यहाँ पर आकर हमारे साथ बातचीत भी की है मुख्तलिफ। जी अब्बास, टोटल कितने सेनेटर्स इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? देखें, पूरा हाउस फुल है। फरोग नसीम साहब
सुबह 5 बजे उनका मुझे मैसेज रिसीव हुआ था कि लैंडेड टू पाकिस्तान। तो इसहाक डार साहब नहीं है, जमात इस्लामी के एक सेनेटर हैं वो नहीं है, बाकी जो तमाम नए सेनेटर जिन्होंने हलफ उठाना है वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑन गोइंग सेनेटर्स हैं जिनका टेन्योर खत्म हो रहा है वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो शोएब एक बड़ा मार्का है, एक बहुत बड़ा मैच है। गवर्नर सिंध इसको जी इस मैच में हम कामयाब होंगे। जब हमने फैसल सब्जवारी से गुज़िश्ता रोज भी शोएब बात की थी और आज भी हमने बात की थी, तो वो क्लियरली इस बात को एग्री इस बात पर नहीं करते कि आज हुकूमत कामयाब होगी, लेकिन दबे लफ्जों में कहते हैं कि जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो कामयाब होंगे। ठीक है, यानी अब्बास भाई यानी एमकेएम जो है वो क्लियरली वोट दे रही है संजरानी साहब का। बस साथ रहिएगा, एक छोटी सी ब्रेक हमने लेनी है। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो सेनेट का चूंकि आज इजलास अहम है, नजरें वहीं हैं, तो हम भी उसी की बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद स्टे विद अस। कि मैं इस्लामी नज़रिए को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूँगा और मैं कि क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और ये कि मैं इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के आइन को बरकरार रखूँगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। इस पे दस्तखत कर दें आप। जी सर, एक मिनट जी सर। Can I have the floor? Rule does not allow. Sir, are you presiding the House or is someone else presiding the House? No, but at the same time, Sir, is someone else is presiding the House, then I will act accordingly. No provision in our rule that can. There is no provision in the rules for putting cameras at the polling station. There is no provision in the rules. It is against the Constitution. It is against Article 226. It is against the reference that you moved to the Supreme Court of Pakistan, which held that elections to the office of the Chairman Senate are to be held under Article 226. Mr. President. Okay, एक मिनट। Okay, Raza साहब, 1 minute, please resume your seat. Please, I've heard you. Please sit down. Please sit down. बेटे जी, इकबाल साहब सर प्लीज sit down 1 minute. Just देखे जी रजा रब्बानी साहब, I've heard you. देखे जी रजा साहब, I've heard you've had your okay sir. Rabbani साहब, Raza साहब, do you want the senators to take oath or no? So then please kindly resume your order. ये कांगे साहब, टांगी साहब, वो टांगी साहब,
ये रबानी साहब जरा सा लेटेस्ट यू एक मिनट वसीम साहब एक मिनट स्वाति रजा रबानी साहब नाउ ठीक है जी। अजय रजा साहब प्लीज रिज्यूम योर सीट नाउ। ये बैठे तशरीफ रखें प्लीज, ये जरा तशरीफ रखें जी। बीबी शेरी बीबी ताहिर साहब, ये सेक्रेटरी साहब You kindly call the names of the members in alphabetical order for signing the roll. Yeah. अच्छा जी सुने, एक मिनट सुने। Raza Rabbani Sahab, now you remain the chairman of the Senate. Please show some patience, also some tolerance. I've heard the leader of the House. I've heard Mr. Swati. Now let us at least take the trouble of basically getting on with it. You have pointed out, I am directing that the polling booth should be constructed afresh to your satisfaction and the government satisfaction. Sune. Sir, just listen to me. You had your say, now let me also speak basically. Kindly take your seat. Please, Mr. Farooq Naik, you also remain the chairman of the Senate. Let me speak also, Naji. Please let me speak. Under Rule 9, the rules basically, we are all custodian of these rules. Rule 9 says that on the day of the special sitting, no other business shall be transacted, all businesses excluded, excepting for the oath of the members elect and the election for the chairman and the Senate. I've heard you. I am directing that the polling booth be constructed afresh. You can inspect it. I will maintain or direct that basically the secrecy of the vote is maintained thoroughly by all parties. Now, I will call upon the secretary to call the members in. Sir, now I am not going to listen. Sir, please call. Sir, Ajay, sune. Call the member. Secretary Sahab, please call the names of the members in alphabetical order for signing the rolls. Please sit down. Please. Sir, afterward, now we are basically calling the members for signing the rolls. Dear Secretary Sahab, please call the members. With the permission call of the presiding officer. Please call the members' names in alphabetical order. Members of the Senate. Yeah. One by one in alphabetical order. I'll give you a ruling, but let me complete the process. Dear, 1 minute. Sir, aap baithe na baithe. 1 minute, sir. 1 minute. The ruling is, I'll give you the ruling. The ruling is that under Rule 9, no other business can be transacted excepting the oath basically of new elected members, and no other point can be raised. Sorry, sir, I've ruled it out. Ajay ji, Secretary Sahab, why can't you call the members, Naji? Call the members' names. First of all, sir, election under Rule 9, no other business shall be transacted excepting for oath and for the purposes of election of the chairman and deputy chairman. Secretary Sahab, zara bulaiye na aap. Sir, may I call upon first Maulana Abdul Ghafoor Haidari Sahab to sign the roll. Maulana Abdul Ghafoor Sahab, aaye zara roll daskat karen, please.
I have given a ruling. I have given my ruling that under Rule 9, no other issue can be raised excepting the oath and the election of the chairman and deputy chairman. Ji, Ghafoor Sahab, आइए please. आपको मुबारक हो। अरकान का ऐवान में शोर शराबा और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई है। रजा रबानी का ये कहना है पोलिंग बूथ में कैमरा लगा हुआ है। अपोजिशन ने यह दावा किया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जिसको लेकर अपोजिशन एहतजाज कर रही है। ऐवान में शदीद शोर शराबा मचाया गया। रजा रबानी ने कहा कि ये खिलाफ वर्जी है आइन और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि अब से कुछ देर पहले 9 मुंतखब अरकान सेनेट का हल्फ बर्दारी भी हमने देखा कि उन्होंने हल्फ उठाया है और मुजफ्फर हुसैन शाह ने 9 मुंतखब अरकान से हल्फ लिया है और उसके बाद अपोजिशन का एहतजाज शुरू हुआ। रजा रबानी का ऐवान में कैमरे की मौजूदगी पर एहतजाज और आइन और सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी का मौक़िफ़ अपनाया गया रजा रबानी की जानिब से, और जिस पर मुजफ्फर हुसैन शाह ने यह कहा कि चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात के दिन किसी मसले पर बात नहीं हो सकती। ये जो मसला है इसको बाद में डिस्कस किया जाएगा। फ़िलहाल ऐवान को पुरअमन रहने दिया जाए और इस तरह के मामलात पर अभी गुफ्तगू ना की जाए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की नए पोलिंग बूथ लगाने की हिदायत भी सामने आई है और आई थिंक ये शायद शुभ हम लाइव दिखा रहे हैं जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर गुफ्तगू कर रहे हैं, यही अब से कुछ देर पहले की भी हो सकती है। तो अगर ये लाइव हुई तो हम आपको ये भी सुनवाएंगे। अभी जो है ऐवान के अंदर के हम आपको मनाजर दिखा रहे हैं कि किस तरह से हलफ उठाया गया 9 मुंतखब अरकान सेनेटर्स जो थे उनकी जानिब से, और उसके बाद जब दस्तखत का कहा गया तो अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा देखने में आया। रजा रबानी ने एहतजाज किया उस बात पर जिसकी तस्वीर मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने सोशल मीडिया पर लगाई थी और कहा था कि पोलिंग बूथ में कैमरा लगा हुआ है, और आई थिंक ये लाइव है जो वो गुफ्तगू कर रहे हैं। और इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि 2 हिस्सों में तक मुनकसिम है हमारी स्क्रीन। एक जानिब हम देख रहे हैं कि ऐवान के मनाजिर और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर। बाहर चूंकि गुफ्तगू इस वक्त हो रही है, बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। तय्युन है कि वो जिम्मेदार कौन है, इन लोगों को साथ शामिल करके ये कार्रवाई डाली गई। हम अभी इसके ऊपर एक मुशावरत करेंगे, ओथ टेकिंग हो जाए, उसके बाद फारूक नाइक साहब भी वहां पर मौजूद हैं, इस दफा और भी दीगर वकला भी हाउस के अंदर मौजूद हैं। इसके ऊपर हम मुशावरत करेंगे कि क्या इसको हाउस खुद इन्वेस्टिगेट करे, कुछ सेनेटर्स की एक कमेटी बना के, या इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट करे। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत सीक्रेसी ऑफ वोट के साथ टेम्पर करना यह एक जुर्म है और उस जुर्म की एक सजा भी मुतय्यन है। यह सजा किन किरदारों को मिलनी चाहिए, कौन किरदार इसके अंदर सारे शामिल थे, जो इसका सरेदस्त जो सारा का सारा निशाना है, जो चीजें रुख इख्तियार की हुई हैं, वो चेयरमैन सेनेट और सेक्रेटरी सेनेट और हेड ऑफ सिक्योरिटी जो है सेनेट के, उनकी जानिब है। तो अभी इसके ऊपर हम मजीद मुशावरत करेंगे ओथ टेकिंग के बाद कि आया हम पुलिस के बुला के उनके हवाले ये करें या सेनेट इसको खुद इन्वेस्टिगेट करे। ये अभी बाकी है। बाकी जो हकीकत थी वो सारी आपके सामने रख दी गई है। एक अहम चीज मैं दरखास्त करना चाहता हूं इस मौके पे इलेक्शन कमीशन से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वो जो बूथ की जिम्मेदारी है कानूनी तौर पे तो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ख्याल है कि किसी हद तक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस ले और जिस तरह बाकी चीजों पे एक अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, इसका नोटिस लेके इस पे भी आगे बढ़ें। हमारा जाती ये ख्याल है कि ये 62-63 का केस है, यानी जिसने भी ये किया है ना वो अमीन है और ना वो सादिक है, उसको ताहयात उसकी रुकनियत किसी भी पब्लिक ऑफिस से खत्म होनी चाहिए इस अमल के बाद।
तो मेरी दरखास्त है सुप्रीम कोर्ट से, जिन्होंने हुक्म दिया था कि ये सीक्रेट बैलेट होगा, हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसका नोटिस लेगा। हमने तमाम हकायक आपके सामने रख दिए हैं और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन इसका नोटिस लेगा। और हम आपकी ये यकीन दहानी करवाना चाहते हैं कि जहां तक सेनेट का ताल्लुक है, हम इससे नहीं हटेंगे और हम इसको इसके जो भी इसका नतीजा निकले वहां तक पहुंचा के दम लेंगे। मगर बड़े शर्म का मुकाम है कि एक तरफ इलेक्शन लड़ने आए हैं, दूसरी तरफ कैमरे लगा रखे हैं। इससे आपको एहसास होगा कि हुकूमत को कितना एतमाद है अपने लोगों पे। और पिछला इलेक्शन, इससे आपको पता चलेगा कि किस किस्म की हॉर्स ट्रेडिंग इस मुल्क में हो रही है। जहां पे खैबर पख्तूनख्वा में पैसे सामने नजर आए तो पीछे के पीटीआई, जहां पे पैसे पीछे बैग में पड़े हों तो आगे पीटीआई, और चोर बाकी सब जमातें। ईमानदार सादिक और अमीन इमरान खान साहब, बाकी सब चोर। मगर जहां नोटों की गड्डी हो वहां पीटीआई, जहां पे कैमरे लगे हों वहां पे पीटीआई, जहां पे सौदागरी हो रही हो वहां पे पीटीआई। आपको इतना एतमाद नहीं है, आपको अपनी पूरी पार्टी में से एक बंदा चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन के लिए नहीं मिला। आपने लोगों के कैंडिडेट, दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट खड़े किए। आपको इतना एतमाद नहीं कि अगर किसी को खान साहब इलेक्शन लड़वाने के लिए या लड़ने के लिए कहते हैं तो पार्टी वोट देगी। तो आपने जो भी सौदे किए पार्टी से, आपने जो भी एक्सचेंज किया पैसों का, उसकी यकीन दहानी करने के लिए कि ऐसा ही होगा, आपने बंदे के चेहरे के ऊपर भी कैमरा लगा दिया और आपने वोट के ऊपर भी कैमरा लगा दिया। ये है भाईजान हाइब्रिड रूल की डेमोक्रेसी। सेनेटर मुस्तफा ये बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून तो कल से कह रही थी कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल नहीं है और कॉल्स आ रही हैं। आज भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब ने ये कहा, लेकिन रिपीटेडली जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं यूसुफ रज़ा गिलानी और अभी जो उम्मीदवार है चेयरमैन सेनेट के लिए, वो कहते हैं कि अभी तक न्यूट्रल हैं। आपको आज के वाक़े के बाद आप ये कह सकते हैं कि जो एम्पायर्स हैं वो न्यूट्रल हैं? देखिए, ये तो मामला तहकीक के बाद ही पता चलेगा कि ये चेयरमैन सेनेट ने खुद किया, किसी के कहने पे किया, और फिर इससे पहले माजी में जो इलेक्शन हुआ, जो तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन ने पेश की चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, आज तो उसकी भी हकीकत खुल गई कि उस तहरीक अदम एतमाद में किस तरह मेंबरान को ब्लैकमेल करके उनके ऊपर कैमरास लगा के उनसे वोट लिए गए। ये तो आज सारी हकीकत, अगर मैं और डॉक्टर साहब वहां पर ना जाते, हम ये पहले तब चेक ना करते, तो फिर ये सामने नहीं आनी थी। और अमूमन इस मुल्क में अगर कोई कैमरा लगाता है, कोई गुफ्तगू सुनने का निज़ाम जिनके पास मौजूद है, वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये इसकी एक मुकम्मल और जामिया और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। और जहां तक तहकीकात तो एक तरफ, लेकिन आज ही वो साहब उम्मीदवार भी हैं चेयरमैन सेनेट बनने के, तो वो किस मुंह से चेयरमैन सेनेट का इंतखाब लड़ेंगे? हम चाहते हैं कि वो फिल फौर दस्तबरदार हों, वो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन लड़ने के अहल रहे नहीं है। और अगर वो दस्तबरदार नहीं होते तो हमारे पास तमाम आईनी फोरम्स भी मौजूद हैं जिसमें क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस भी होंगी। इस वक्त भी मौका है उनके इंतखाब से पहले वो दस्तबरदार हो जाएं, कोई और उम्मीदवार उनकी जगह आ जाए तो ये शायद ऑपोजिशन को काबिल कबूल हो। लेकिन इसकी जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें जिम्मेदारों का तयन जरूर होना चाहिए कि वो कौन लोग थे जिनको हाउस की चाबी दी गई रात के पिछले पहर या शाम को, जिस वक्त कोई आंखें ना देख रही हो, वो हाउस के अंदर घुसे। कैमरास यहां पर मौजूद हैं, ये पता चल जाएगा कि कौन साहिबान यहां पर आए, किनका इस सारे मामले से ताल्लुक था, और ये सारी एविडेंस इकट्ठी करके ये बात बहुत दूर तक निकल जाएगी। इस वक्त चेयरमैन सेनेट को फौरन दस्तबरदार हो जाना चाहिए और उनकी जगह हुकूमती इत्तेहाद को किसी और को नॉमिनेट करना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि कल जो है हुकूमती सेनेटर्स के डिनर में जो है हल्फ लेने की बात तक पहुंच चुकी है। क्या हुकूमत बहुत ज्यादा खौफजदा, और अपोजिशन के अब तक कितने सेनेटर्स जो है जो नंबर पूरे हो चुके हैं, इस्लामाबाद तमाम सेनेटर्स पहुंच चुके हैं? जी, हमारे तमाम सेनेटर्स पहुंच चुके हैं, इस वक्त हाउस में मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हमारा जो भी काउंट है वो हमें वोट जरूर मिलेगा। हमें इस बात का कभी इम्कान है। जो कल से शाम से जो रूमर्स चल रही थी
कि हुकूमत के अंदर बौखलाहट है और वो ओथ लेने को तैयार नहीं है। जो भी मामलात हुकूमती पार्टी के अब अंदरूनी मामलात जो आपके ज़रिए ही हम तक पहुँच रहे थे, आज अगर किसी को शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है अपने कैंडिडेट्स पे, आपके कैंडिडेट्स ओथ लेने को तैयार नहीं है और आपके यकीन की कैफियत यह है कि आपने कैमरे लगा रखे हैं चेहरे पे भी और वोट के ऊपर भी, और माइक्रोफोन लगा रखे हैं, यानी हो सकता है यह भी कहा गया हो कि वोट डालने के बाद बेटा कहना है माइक्रोफोन के अंदर कि मैं, ये मेरा नाम, ये मेरी तस्वीर, मैंने वोट डाल दिया है। अब आपको पता चला है कि सीक्रेसी ऑफ वोट क्यों इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा था कि वोट जो है वो सीक्रेट होना चाहिए। जो वोट नहीं डाले, आपको क्या मालूम नहीं उनके साथ क्या होता है? आपने नैब के मुकदमे नहीं होते देखे उन लोगों पे? आपने देखा नहीं है कि कैसे गाड़ियों में से 30-35 किलो हेरोइन निकलती है अगर आप बात ना माने तो? तो ये जो सीक्रेट टेप्स बनती हैं, ये जो नैब के मुकदमात बनते हैं, ये जो आपके ऊपर हेरोइन डाली जाती है या दीगर मुकदमात किए जाते हैं या आपके कारोबार बंद किए जाते हैं, ये तस्वीर इस्तेमाल की जाती हैं लोगों को फोर्स करने के लिए कि वो अपने ज़मीर की आवाज ना सुने, कोई और आवाज सुने। तो मैं तो चेयरमैन सेनेट साहब जो हमारे पुराने हैं, क्या कहूं मैं, उनसे यही कहूंगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतखब अरकान सेनेट का हल्फ उठा लिया गया है और अभी हम दिखा रहे थे आपको कि मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और मुसद्दिक मलिक गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था कि इनका मकसद इलेक्शन चोरी करना था और इनकी चोरी पकड़ी गई है। उन्होंने कहा कि सवाल उठाया उन्होंने, ये मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने जो सवाल उठाया वो कह रहे हैं कि पूछा जाए कि कल रात को ऐवान के दरवाजे किसके कहने पर खुले थे। मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन के लिए आपको अपने अरकान पर एतमाद नहीं है। अभी जो हम मनाजिर दिखा रहे हैं वो ये मनाजिर हैं कि रोस्ट्रम पर आए और दस्तखत हो रहे हैं जिन्होंने हल्फ उठाया, 9 मुंतखब सेनेटर्स जिन्होंने हल्फ उठाया, अब वो आकर दस्तखत कर रहे हैं। लेकिन जो मामला गर्म हुआ वो ये हुआ कि आज सुबह जब सेनेट का दरवाज़ा खुला और सेनेटर्स यहाँ पर पहुंचे तो फिर निगाहें थीं उस पोलिंग बूथ की जानिब जहां आज 3 बजे जाकर वोट कास्ट किया जाना था चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के लिए। लेकिन वहां से मामला रिपोर्ट हो गया कि जनाब वहां पर लगे हैं कैमरे, एक नहीं 2 कैमरे लगे हैं, साथ लगा है माइक्रोफोन। मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ये कहा है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब ने भी ये कहा है कि कैमरे लगे हुए हैं और ये वोट की सीक्रेसी पर हमला है। वो ये कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ वर्जी है, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। ये भी कहा गया रज़ा रब्बानी की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जा रही है। सवाल उठाया गया है आज कि दरवाजे रात को किसके कहने पर खोले गए, यहां पर कैमरा क्यों लगाया गया। लेकिन प्रेजाइडिंग ऑफिसर की हिदायत के बाद अब नया पोलिंग बूथ यहां पर लगाया जा रहा है। बट सवाल यह है कि ये कैमरे लगाए किसने और ये कैमरे लगाए गए क्यों। इसमें मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा कि एक माइक्रोफोन भी लगाया गया है। वो ये शुबा जाहिर करते हैं कि शायद ये कहा गया होगा कि जब वोट डालो तो फिर साथ बता भी दो कि किसको डाला है वोट। इस वक्त अब्बास शबीर साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब अब्बास जब साथ मौजूद होंगे तो उनसे हम बात करेंगे। लाइन ड्रॉप हो चुकी है उनकी, लेकिन मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ सेनेट इंतखाबात से मुताल्लिक, चूँकि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब आज होना है। जो 9 मुंतखब सेनेटर्स हैं वो हल्फ उठा चुके, अब कुछ देर बाद ज़ाहिर है इसमें वक्फा लिया जाएगा और आज नमाज जुमा के बाद वो अहम मार्का, वो अहम मैदान सजेगा। वो मैदान कौन मारता है? चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के दरमियान, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के जो नशिस्तें हैं जो उस कौन बराजमान होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपोजिशन भी बड़ा तगड़ा बंदा लेकर आई है और इसके साथ साथ हुकूमत भी। अब्बास हमें ज्वाइन कर चुके हैं, अब्बास से बात कर लेते हैं। अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर मुसद्दिक मलिक बात कर रहे थे, वो ये कहते हैं कि एक नहीं बल्कि 2 कैमरे और 7 माइक्रोफोन सामने आया है कि भाई आप वोट दे के बता दें कि जी हमने इसको वोट दिया है। मजीद आपके पास क्या डिटेल्स हैं, अब आगे क्या होने जा रहा है? देखिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से नए बूथ बनाने की हिदायत की गई है। दोनों अतराफ की तसल्ली के लिए ये कहा है कि पोलिंग बूथ नए बनाए जाए। मुजफ्फर शाह ने रूल पर दस्तखत करके अरकान के नाम पुकारने की हिदायत की। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पुकारने की हिदायत जी कुछ ही देर बाद खत्म होगा और दोबारा से इजलास शुरू होगा जिसमें चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। ताहम सुबह से ही
इल्जाम तराशी और दावों का सिलसिला शुरू है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से, बल्कि मुस्तफा नवाज खोखर की तरफ से ये कहा गया है कि पोलिंग बूथ पर स्पाई कैमरा लगाया गया था। शायद खाखार अब्बासी साहब का मैंने इंटरव्यू किया है जो कि कुछ देर बाद ऑन एयर होगा, जिसमें बहुत इंकशाफ किए गए हैं। उन्होंने वो तमाम तर मैसेजेस पढ़ के बताए हैं। ठीक है, ठीक है अब्बास, आप साथ मौजूद हैं और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। चूंकि बात हम इस वक्त कर रहे हैं जो कैमरे वहां पर लगे थे, जिसके बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से ये कहा गया कि नया पोलिंग बूथ कायम किया जाए। बस इस नए पोलिंग बूथ से मुतालिक मुझे बताएगा कि क्या वो कायम हो गया है या थोड़ा वक्त लगेगा, और इलेक्शन कमीशन ने क्या इससे मुतालिक अब तक कोई रद्द अमल दिया है, चूंकि ड्यूटी इलेक्शन कमीशन की है। अब्बास से बात करेंगे, अब्बास साथ मौजूद थे और जिस तरह हमने उससे पहले गुफ्तगू सुनवाई आपको मुस्तफा नवाज खोखर साहब की और मुसद्दक मलिक साहब की, जो ये इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि यहाँ पर कैमरे लगाए गए थे, माइक्रोफोन लगाया हुआ था, और इसके हवाले से उन्होंने सीरियस जो हैं वो एलिगेशंस लगाई हैं। वो ये कहते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये तक कहा गया कि तहकीकात किसने करनी है, हमने करनी है या कि पुलिस ने करनी है, इसका भी फैसला होना चाहिए, लेकिन तहकीकात बहरहाल ज़रूर होनी चाहिए। एक और सवाल उठाया गया कि रात के अंधेरे में दरवाजे खुले तो खुले किसके कहने पर, कौन दाखिल हुआ, किसने कैमरा लगाया, मकसद क्या था, ये क्यों हुआ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अब चूंकि नया पोलिंग बूथ यहाँ पर कायम किया जा रहा है और आज 3 बजे सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होना है, और इससे मुताल्लिक आज दिन भर हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी चूंकि ये अहम मार्का है। देखते हैं जीतता है कौन, नजरें जमी है एवला के इस इंतखाब पर। लेकिन हमें दीजिए इजाजत, करेंगे मुलाकात कल। नहीं, मंडे को करेंगे। मंडे को अल्लाह हाफिज़। कल नया दिन बेस्ट ऑफ देखेंगे।